प्राचीन रक्त सक्रिय हो गया है। पार्थ, अब तुम्हारा समय आ गया है। कम से कम आपको कुछ तो समझ आता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप वही करेंगे जो आपने कहा है, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यहाँ आज्ञाकारी होकर पहरा दो। उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे स्वामी को तुम्हारी आवश्यकता हो, तब बस अपना कर्तव्य निभाओ। काले कछुए के कवच की तकनीक के अधिपति ने ठंडेपन से दुष्ट आत्मा को देखा, फिर उसके शरीर से भारी मात्रा में कोहरा निकला जिसने रुद्र को घेर लिया और फिर वे दोनों गायब हो गए। केवल दुष्ट आत्मा ही बची थी जो भयभीत भाव से उस स्थान को घूर रही थी जहां उसके सामने काले कछुए के कवच की तकनीक खड़ी थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण उसके विचार उसकी दूर की यादों की ओर चले गए। समय बहुत बीत चुका था और उसे याद नहीं था कि यह घटना कितने वर्षों या महीनों तक चली। उसे बस इतना याद था कि कई दुष्ट विश्व आत्माओं के नेतृत्व में दुष्ट आत्माओं से बनी सेना ने एक विशेष भूमि में अराजकता फैलाई और हर जगह संसाधनों को लूटा। पर्वत श्रृंखलाएं समतल हो गईं, नदियां सूख गईं, हर तरफ युद्ध की लपटें थीं। उनकी सेना हमेशा अपनी मनमर्जी करती आई थी और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। जिन जगहों से वे गुजरे थे वहां घास का 1 इंच भी नहीं उगता था। उन्होंने जो भी जीव जंतु देखे सब नष्ट कर दिए। हालांकि वे लोग जिनके नाम मात्र से ही लोग भयभीत हो जाते थे, जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग बदल जाता था, जिन्होंने लगभग एक अत्यंत शक्तिशाली महाद्वीप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उन्हें एक पुरुष ने पराजित कर दिया। दूरी अधिक होने के कारण वह पुरुष का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उसे केवल इतना याद था कि उसने एक ही प्रहार में उनकी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। एक ही नज़र में उसने उन दुष्ट विश्व आत्माओं को मार डाला था जो उनका नेतृत्व कर रहे थे। वह पुरुष इतना शक्तिशाली था कि उसका वर्णन करना असंभव था। सृष्टि में वह अब एक इंसान जैसा नहीं लगता था, वह किसी देवता जैसा प्रतीत होता था। इसके अलावा उस पुरुष के अतिरिक्त 4 क्रूर और शक्तिशाली राक्षस भी थे। काले कछुए के कवच की तकनीक उनमें से एक थी। अचानक दुष्ट आत्मा ने आह भरी और अपनी स्वतंत्रता वापस पाने का विचार त्याग दिया। वह आज्ञाकारी होकर प्राचीन किले की गहराई में लौट गई क्योंकि वह काले कछुए के कवच की तकनीक के आदेशों का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकती थी। उसी समय रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो और तेजी से इधर उधर खिसक रहा हो। जब उसके दोनों पैर जमीन पर पड़े और कोहरा छट गया तो उसने आश्चर्य से देखा कि वह उसी जगह पर लौट आया है जहां पहले मायावी संरचना थी और काले कछुए के कवच की तकनीक भी उसे घूर रही थी। 4 घंटे की उसकी यात्रा को काले कछुए के कवच की तकनीक ने पल भर में पूरा कर दिया। वरिष्ठ, आप। उसी क्षण रुद्र के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पूछना कहाँ से शुरू करे। तुम्हें ये जानने की बहुत उत्सुकता होगी कि मैंने तुम्हें दुष्ट आत्मा को मुक्त करने की अनुमति क्यों दी, है ना? काले कछुए के कवच की तकनीक के अधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने जोर से सिर हिलाया। ये तो बस एक छोटा सा सवाल है। इसकी तुलना में मुझे लगता है कि आप इस जगह में छिपे खजानों के बारे में जानने के लिए कहीं अधिक उत्सुक होंगे। वरिष्ठ, क्या आपको पता है कि यहाँ क्या छिपा है? ये देखकर रुद्र ने जल्दी से और ध्यान से पूछा। हाँ, बिल्कुल, यहाँ सब कुछ मेरे पूर्व स्वामी की देन है। यहाँ सब कुछ उन्होंने स्वयं बनाया और स्थापित किया था। लेकिन अफसोस की बात है, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने उनसे वादा किया था कि यहाँ दफन रहस्यों के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। काले कछुए के कवच की तकनीक के अधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे रुद्र पूरी तरह से अवाक रह गया और उसे अपमान का आभास हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अगर तुम मुझे बताने ही वाले नहीं थे तो तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ या नहीं? क्या ये किसी के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? रुद्र की बेबसी को भांपते हुए काले कछुए के कवच की तकनीक के अधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ छिपा खजाना बेहद शक्तिशाली है। यह ऐसा खजाना है जो किसी को पागल कर सकता है, परिवार में कलह पैदा कर सकता है, प्रेमियों को एक दूसरे की हत्या करने पर मजबूर कर सकता है, खून की बारिश और दुर्गंध भरी हवाएं ला सकता है, और यहाँ तक कि इस भूमि को भी तबाह कर सकता है। तुम्हारी बात करें तो तुम इस खजाने के पास जाने की भी योग्यता नहीं रखते। इसलिए अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि वह क्या है तो भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हैं कि आप मुझसे मिले, क्योंकि मैं किसी न किसी रूप में आपकी मदद करूंगा। उदाहरण के लिए अभी अभी जो दुष्ट आत्मा दिखी, हालांकि वह केवल एक पहरेदार है जो सबसे बाहरी घेरे में स्थित है, लेकिन अगर आप उसका उपयोग कर सकें तो भविष्य में जब आप फिर से इस स्थान पर कदम रखेंगे तो वह कम से कम आपकी थोड़ी मदद जरूर करेगी। लेकिन दुख की बात है कि अपने स्वामी का शरीर छोड़ने के बाद मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है। अभी तो मैं सिर्फ नाम का ही अस्तित्व रखता हूँ। मैं अभी अभी आए उस छोटे से पहरेदार को डरा सकता हूँ, लेकिन भीतर के रक्षक मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। इसलिए अगर आपको सबसे गहरा खजाना पाना है तो आपको अभी भी खुद पर ही निर्भर रहना होगा।
काले कछुए के कवच की तकनीक की बातें सुनकर रुद्र मन ही मन दंग रह गया। अगर इतनी शक्तिशाली तकनीक भी रक्षकों को वश में नहीं कर सकती तो वे कितने शक्तिशाली होंगे। यदि वह दुष्ट आत्मा जो उसे दम घुटने की हद तक दबाव में लाने और यहाँ तक कि उसके और अग्नि के बीच का संबंध तोड़ने में सक्षम थी, केवल एक छोटी सी पहरेदार थी, तो एक बड़ी रक्षक का अस्तित्व कितना भयावह होगा। उस पर रुद्र पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। भले ही वह एजोर प्रांत में धरती को हिला देने वाला शक्तिशाली योद्धा हो और भले ही लोगों की नज़र में वह एक राक्षस हो, लेकिन एक असली शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वह एक चींटी के भी बराबर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह धूल के एक छोटे से कण मात्र था। उस क्षण रुद्र सचमुच उत्सुक हो गया। इस स्थान का स्वामी कौन था? इतनी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने कौन सा स्तर ग्रहण किया था? क्या ये सचमुच मार्शल सम्राट स्तर था जिसके बारे में अग्नि ने बताया था? लेकिन जिसने गंभीर क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा, उसे किंवदंती के समान मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा? उस क्षण रुद्र ने आत्मनिंदा करते हुए पाया कि जिस प्रतिभा पर उसे इतना गर्व था, सुधार और सफलता प्राप्त करने की ईश्वरीय गति, स्तरों को पार करने वाली युद्ध शक्ति वास्तव में कुछ खास नहीं थी। क्योंकि अगर वह सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहता तो शायद अपने पूरे जीवन में वह मार्शल सम्राट के स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाता। दूसरों की नज़र में वह एक राक्षस था, लेकिन अगर उसे असली प्रतिभाशाली लोगों की नज़र में देखा जाए तो वह महज एक साधारण व्यक्ति था। उदाहरण के लिए बैंगनी वस्त्र पहने वह महिला जो उससे भी छोटी थी। दुनिया इतनी विशाल थी कि 9 प्रांतों का महाद्वीप तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। रुद्र के लिए ये कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि इस असीम और सीमाहीन दुनिया में कितने प्रतिभाशाली लोग पल बढ़ रहे होंगे। और जहाँ तक उसकी बात है, वह तो अभी इस विशाल मंच पर आया ही नहीं था। इसलिए उसे और भी मजबूत बनना था। उसे लगातार मजबूत होते जाना था। यद्यपि इस स्थान पर खजाना पाना आप पर ही निर्भर करेगा, फिर भी मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपकी सबसे बड़ी मदद यही कर सकता हूं कि अपनी क्षमता आपको सौंप दूं। काले कछुए के कवच की तकनीक के अधिपति के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। इसके बाद उसका शरीर मायावी होने लगा, ठीक वैसे ही जैसे श्वेत बाघ वध तकनीक में दिखता है, और वह श्वेत बाघ पर्वत श्रृंखला में धुंध जैसी मायावी आकृति में तब्दील हो गया। वास्तव में वह रुद्र के शरीर से जुड़ना चाहता था ताकि अपनी शक्ति रुद्र को सौंप सके। लेकिन वरिष्ठ, आपका मुझसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मेरी इस तरह मदद क्यों कर रहे हैं? ये सवाल रुद्र के दिल में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तुम्हारी मदद करने के मेरे अपने कारण हैं, जैसे कि श्वेत बाघ ने तुम्हें क्यों चुना। हमारा कारण एक ही है, और यह कारण क्या है ये तुम भविष्य में स्वाभाविक रूप से जान जाओगे। अचानक मायावी काले कछुए के कवच की तकनीक रुद्र की ओर झपटी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसी समय रुद्र के मस्तिष्क में बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्रित होने लगी। चुभने वाले दर्द के झटकों के साथ साथ बादल जैसी गैस चारों ओर घूम रही थी और लहरों की तरह रुद्र के शरीर में प्रवेश कर रही थी। रुद्र के मस्तिष्क में बड़ी मात्रा में जानकारी भी आने लगी। इससे रुद्र को काले कछुए के कवच की तकनीक की प्रभावशालिता का एहसास हुआ। यदि यह कहा जाए कि श्वेत बाघ वध तकनीक सबसे शक्तिशाली आक्रमण विधि है, तो काले कछुए के कवच की तकनीक सबसे शक्तिशाली रक्षा विधि होगी। इसकी रक्षा विधि केवल अभेद्य कवच ही नहीं थी। यदि रुद्र इस तकनीक को पूरी तरह से समझ लेता तो वह ऐसी धुंध भी उत्पन्न कर सकता था जो किसी के मन को प्रभावित कर सके और इस प्रकार उसके प्रतिद्वंदी की मृत्यु का कारण बन सके। भले ही वह प्रतिद्वंदी को मार न सके, फिर भी वह युद्ध में उसे विचलित कर सकता था और उसकी युद्ध शक्ति को काफी हद तक कम कर सकता था। यही थी काले कछुए के कवच की तकनीक की अद्भुत क्षमता। उसी समय काले कछुए के कवच की तकनीक के अधिपति की गहरी और प्राचीन आवाज भी रुद्र के कान के पास लगातार गूंजती रही। रुद्र, ध्यान से सुनो। आम लोग इस जगह का खजाना नहीं पा सकते, इसलिए यहाँ रहस्य फैलाने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खजाना पाने वाले लोग यहाँ बहुत कम हैं। यहाँ के रक्षक और बाधाएं लोगों को खजाने से दूर रख सकती हैं। इसलिए त्वरित उपलब्धियों या क्षणिक लाभों की लालसा न रखें। पर्याप्त क्षमता प्राप्त करने से पहले जल्दबाजी में इस स्थान में प्रवेश न करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि श्वेत बाघ और मैंने आपको क्यों चुना, तो हमारे 2 अन्य पुराने मित्रों को ढूंढें और उन्हें अपनी सेवा करने के लिए राजी करें। उस समय हमारे बारे में रहस्य स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। मुझे आशा है कि हमने गलत व्यक्ति को नहीं चुना है। काले कछुए के कवच की तकनीक के अधिपति की आवाज़ धीरे धीरे शांत होती गई। अंत में उसकी आवाज़ के साथ साथ रुद्र के शरीर के सामने मंडराता कोहरा भी गायब हो गया। साथ ही वह एक रहस्य छोड़ गया जिसे रुद्र को खुद सुलझाना था। तो ऐसा लगता है कि श्वेत बाघ वध तकनीक और काले कछुए के कवच की तकनीक ने मुझे ही क्यों चुना, इसके पीछे कोई खास वजह है ना? उनके 2 पुराने दोस्त ही बाकी 2 गुप्त कौशल होने चाहिए, है ना? तो वाकई हर प्रवेश द्वार पर एक गुप्त कौशल है। रुद्र वहीं खड़ा रहा और उसके विचार अस्थिर थे। और क्या कारण हो सकता है?
स्पष्ट रूप से उन्होंने आपकी क्षमता को पहचाना, अन्यथा श्वेत बाघ वध तकनीक और एज और ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में छिपी गुप्त कला ने किसी अन्य गुरु के बजाय आपको ही क्यों चुना होता। अगर यह इस बात पर जोर दे रहा है कि यह एक रहस्य है, तो यह बहुत संभव है कि जब वे चारों एक साथ इकट्ठा होंगे तो कुछ अकल्पनीय घटना घटित हो जाएगी, है ना। ठीक उसी समय अग्नि की मधुर और सुंदर आवाज अचानक सुनाई दी। अग्नि, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसी क्षण रुद्र बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसने पाया कि उसके और अग्नि के बीच टूटा हुआ संपर्क फिर से जुड़ गया था और वह अग्नि की उपस्थिति को एक बार फिर महसूस कर सकता था। मेरा क्या बिगड़ सकता है? भूतलोक की दुष्ट आत्मा की वजह से तो कनेक्शन बस कुछ समय के लिए ही टूटा था, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उस दुष्ट आत्मा में कुछ शक्ति तो है। मुझे डर है कि स्वर्गलोक के आम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे। अग्नि ने मुंह बनाते हुए कहा। तो वह दुष्ट आत्मा भूतलोक से आई थी, इसीलिए तो वह भूत जैसी दिखती थी और इतनी भयानक थी। रुद्र के चेहरे पर ज्ञान का भाव था। इधर उधर देखते हुए मत चले जाओ, अब तुम यहाँ और खोजबीन नहीं कर सकते। तुम्हें कम से कम स्वर्गलोक तक पहुँचना होगा, वरना यहाँ वापस मत आना, अग्नि ने याद दिलाया। संक्षेप में, वह पहले से ही जानता था कि सम्राट का मकबरा गहरा और अथाह है। कम से कम उसे अभी उसकी खोज करने में काफी समय लगेगा। केवल वही नहीं, बल्कि जियांग राजवंश के पास भी शायद ये योग्यता नहीं होगी। लेकिन रुद्र के थोड़ी दूर चलने के बाद उसने आश्चर्य से देखा कि उसके पीछे एक शहर प्रकट हो गया है। ध्यान से देखने पर यह वही मायावी संरचना थी जिसमें रुद्र और अन्य लोग पहले प्रवेश कर चुके थे। रुद्र थोड़ा हैरान था, हालांकि वह पहले ही मायावी गठन का अनुभव कर चुका था, लेकिन जब उसने वर्तमान में इस गठन को देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह गठन वास्तव में बहुत भयानक था। यह मायावी संरचना मूल रूप से अदृश्य थी, इसलिए जाओ। मुझे विश्वास है कि इस मायावी संरचना को पार करना बहुत मुश्किल होगा। अगर वे यहाँ से पार हो भी गए तो आगे चेक पॉइंट से नहीं जा पाएंगे। इस महाद्वीप में सचमुच कोई भी उस खजाने के पास नहीं जा सकता, अग्नि ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। रुद्र को भी लगा कि अग्नि की बात काफी तर्कसंगत थी, क्योंकि मायावी घेरा तो सिर्फ बाहरी घेरा था। काले कछुए के कवच की तकनीक द्वारा जिसे एक छोटा सा सेवक बताया गया था, वह दुष्ट आत्मा पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी, इसलिए वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके भीतर के रक्षक का अस्तित्व कितना भयानक होगा। शायद वह कोई ऐसा राक्षस हो जो इस महाद्वीप में सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर दे। हालांकि जब तक रुद्र 9 प्रांतों के महाद्वीप को नष्ट करने वाले किसी राक्षस के बारे में सोचता रहा, तब तक उसे यह ख्याल आता रहा कि उसकी आध्यात्मिक दुनिया में भी कोई राक्षस सील किया हुआ प्रतीत होता है, और अग्नि के वर्णन से वह राक्षस एक ऐसा अस्तित्व था जो 9 प्रांतों के महाद्वीप में अराजकता फैला सकता था। इसके अलावा अग्नि ने कहा कि उसकी नज़र में सीलबंद राक्षस कुछ भी नहीं था। उसकी आवाज़ से रुद्र को लगा कि वह झूठा दावा नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास सचमुच इतनी ताकत थी कि वह हर चीज़ को तुच्छ समझ सकती थी। हालांकि इतना शक्तिशाली अग्नि और 9 प्रांतों के महाद्वीप को तबाह करने वाला राक्षस उसकी आध्यात्मिक दुनिया में कैद था। इससे रुद्र सोचने लगा कि यह सब करने वाला व्यक्ति कितना ताकतवर होगा। क्या यह उसके माता पिता थे, या उसके रिश्तेदार, या कोई और? पिताजी, माताजी, क्या आप दोनों अभी भी इस दुनिया में हैं? ये सवाल रुद्र के दिल में गूंज रहा था। वह कितनी उम्मीद करता था कि उसके माता पिता अभी भी जीवित हों। यही वह सच्चाई थी जिसे वह सबसे ज्यादा जानना चाहता था। क्योंकि वह पहले ही खोजबीन कर चुका था, इसलिए लौटते समय रुद्र बिना किसी डर के तेजी से वापस लौट आया। उसकी गति बहुत बढ़ गई और कुछ ही दिनों में वह प्रवेश द्वार पर वापस पहुंच गया। हालांकि वापसी के रास्ते में रुद्र को तेजस राजकुमार के महल के कई लोगों के शव मिले, जो गुफा की दुनिया में मौजूद तंत्रों के कारण बुरी तरह से मर गए थे। ये देखा जा सकता था कि प्रवेश द्वार सफलतापूर्वक खोलने के बाद तेजस राजकुमार के महल ने भी इस स्थान की खोज के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा। लेकिन दुख की बात है कि उनकी साधना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जो लोग आत्मिक संरचना की तकनीक नहीं जानते थे, वे सबसे सरल तंत्रों से भी बचने में असमर्थ थे। लेकिन रुद्र को सबसे ज्यादा जो बात समझ में नहीं आई, वह ये थी कि खबर फैलने के बाद भी तेजस राजकुमार के महल का शासक, महल का स्वामी, सामने नहीं आया। सामान्यतः किसी ऐसे खजाने के द्वार खोलने के बाद जिसमें संभवतः अनंत खजाने छिपे हों, भले ही वह हवेली का मालिक ही क्यों न हो, वह अत्यंत भावुक हो जाता और उसे स्वयं आकर इस मामले को संभालना चाहिए था। इसलिए चूंकि वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, ये स्पष्ट रूप से समझ से परे था। लेकिन रुद्र इन सब बातों के बारे में सोचने में बहुत आलसी था। पहरेदारों की सतर्कता का फायदा उठाते हुए वह चुपके से वहां से निकल गया। रुद्र पहले से ही एजोर प्रांत छोड़ने की तैयारी कर चुका था, इसलिए जाने से पहले वह कुछ लोगों को अलविदा कहना चाहता था, और सबसे पहले वह अपने रिश्तेदारों को अलविदा कहना चाहता था। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद रुद्र आखिरकार उस शहर में लौट आया जहां रुद्रवंश के चू बुयू और बाकी लोग छुपकर रह रहे थे। शहर में प्रवेश करते समय रुद्र सोच रहा था,
जहांगीर द्वारा दिए गए छठे दर्जे के मार्शल कौशल का इस्तेमाल करने के बाद वह सोच रहा था कि चू बुयू और बाकी लोग कितने खुश होंगे और शायद उन्हें नींद भी नहीं आएगी। रुद्र, आखिरकार तुम आ ही गए। हमें तुम्हारी बहुत चिंता थी। हालांकि जैसे ही रुद्र घर में दाखिल हुआ, चित्रा घबराई हुई सी बाहर भागी। उसने रुद्र को गले लगा लिया और रुद्र को महसूस हुआ कि उसका शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से रोने जैसी आवाजें निकल रही थीं। उसी समय चित्रा के पीछे मौजूद रुद्रवंश के अन्य सभी सदस्य प्रसन्न और चिंतित दोनों थे और उनके चेहरों पर व्याप्त भय के साथ वे रुद्र को ऐसे देख रहे थे मानो वह नरक के द्वार से वापस आया हो। चित्रा, तुम सब क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ। चित्रा और बाकी लोगों की वजह से रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और साथ ही साथ उसे असहनीय बेचैनी भी महसूस हो रही थी। रुद्र, चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। रुद्र, तुम हमेशा हमारे रुद्रवंश का हिस्सा रहोगे। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ रुद्र, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा परिवार। तुम जो भी करो हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक उसी समय चू वेई, चू चेंग, चू जैन और अन्य लोग घर से बाहर आए। चू बुयू भी बाहर आए और रुद्र को देखकर सभी बहुत भावुक हो गए। उसी क्षण रुद्र को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि कुछ तो हुआ होगा, इसलिए उसने पूछा, पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? भाई, क्या तुम्हें अब भी नहीं पता? रुद्र के भावहीन चेहरे को देखकर चू बुयू के मन में एक संभावना आई। 100 विद्यालय सम्मेलन के समापन के बाद से मैं हमेशा एक गुप्त स्थान पर साधना करता रहा। बाहर आने के बाद मैं सीधे आप सभी से मिलने यहाँ आया हूँ। मुझे नहीं पता कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। रुद्र ने बताया। भाई, मेरे पीछे आओ। ये देखकर चू बुयू ने पहले सावधानीपूर्वक अपने आसपास का जायजा लिया, फिर निवास के भीतर और गहराई में जाने की तैयारी की। लेकिन ठीक उसी समय रुद्र ने अपनी बड़ी आस्तीन हिलाई और एक असीम ध्वनिरोधक आत्मिक संरचना प्रकट हुई। इसने उनके आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। फिर उसने कहा, भाई यहीं बोलो। रुद्र का चेहरा अत्यधिक बेचैनी से भर गया। वह भी वास्तव में जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। भाई, 100 शिष्यों की सभा में जो कुछ हुआ वो सच था ना? तुमने लियांग विद्यालय के नंबर 1 शिष्य दिग्विजय अवस्थी को मार डाला और लियांग विद्यालय के नंबर 2 शिष्य कपीश को भी अपंग कर दिया। चू बुयू ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल सही। क्या लियांग विद्यालय मुसीबत मोल ले रहा है? रुद्र ने पूछा। हम सिर्फ लियांग विद्यालय ही नहीं, तेजस राजकुमार के महल भी तुम्हें ढूंढ रहा है। चू बुयू ने कहा। तेजस राजकुमार के महल? ये शब्द सुनकर रुद्र बेहद हैरान रह गया। हालांकि वह यह भी जानता था कि लियांग विद्यालय और तेजस राजकुमार के महल के बीच काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन तेजस राजकुमार के महल में सब कुछ की देखरेख चिराग द्वारा की जाती थी। चिराग इस समय स्वर्ग स्तर का विशेषज्ञ था। तेजस राजकुमार के महल में उसका पद और भी ऊंचा होना चाहिए था और उसकी वाणी का प्रभाव लियांग विद्यालय से भी अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए था। तो फिर तेजस राजकुमार के महल ने उस पर अपना निशाना क्यों साधा? भाई, 100 स्कूलों की सभा समाप्त होने के बाद आप चिराग से दोबारा नहीं मिले और आप उसके साथ तेजस राजकुमार के महल में भी नहीं गए थे, है ना? चू बुयू ने पूछना जारी रखा। मैंने नहीं किया। रुद्र ने सिर हिलाया। आह! चू बुयू ने पहले तो असहाय होकर आह भरी, फिर आगे कहा, अभी बाहर अफवाहें फैल रही हैं कि तुम चिराग के साथ मिल गए हो और तुम दोनों मिलकर तेजस राजकुमार के महल के स्वामी को मारना चाहते हो ताकि चिराग को सत्ता हथियाने और पद पर कब्जा करने में मदद मिल सके। हालांकि लियांग विद्यालय के प्रमुख यशवंत यादव समय पर पहुंच गए और केवल इसी वजह से आप दोनों बच नहीं पाए। अभी चिराग पकड़ा गया है और 10 दिन बाद उसे सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी जाएगी। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अफरा तफरी में भाग निकले और इस समय तेजस राजकुमार के महल तुम्हें पकड़ने के लिए हर जगह तलाश कर रहा है। उन्होंने तो तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को आदेश दिया है कि वे सबके सामने आकर दुनिया को बताएं कि उन्होंने तुमसे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तभी शायद उन्हें तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती करने पर शर्म आएगी, वरना। नहीं तो क्या? रुद्र ने चिंता से पूछा। वरना वे सार्वजनिक रूप से चिराग का सिर कलम करने के बाद उन सभी लोगों के परिवारों का भी सिर कलम कर देंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे जिनका आपसे घनिष्ठ संबंध है या जिन्होंने दुनिया के सामने ये घोषणा नहीं की है कि उनका आपसे संबंध टूट गया है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसी क्षण रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। चिराग पकड़ा गया और उसे सार्वजनिक रूप से फांसी देने की तैयारी थी। आखिर ऐसा क्यों? उसने छिपकर तेजस राजकुमार के महल के स्वामी की हत्या नहीं की थी और जब चिराग ने महल के स्वामी के बारे में बात की तो रुद्र समझ गया कि वह बेहद वफादार था और उसके विद्रोह करने की कोई संभावना नहीं थी। इन सब बातों के बीच कुछ ऐसे गुप्त मामले जरूर रहे होंगे जो अज्ञात थे, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था इस बारे में रुद्र के पास उस समय सोचने का समय नहीं था।
वह केवल इतना जानता था कि उसका भाई चिराग, जिसने कई बार उसकी मदद की थी, को तेजस राजकुमार के महल द्वारा मौत की सजा दी जाने वाली थी, जिसके प्रति वह वफादार था। रुद्र, तेजस राजकुमार के महल और लियांग विद्यालय स्पष्ट रूप से एकजुट हो गए हैं। वे न केवल चिराग का ख्याल रखना चाहते हैं, बल्कि वे आपको भी यहाँ आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 10 दिन बाद, अगर तुम खुद नहीं आए, तो वे पूरे एज्योर प्रांत में तुम्हारी तलाश करेंगे। अगर फिर भी तुम नहीं मिले, तो वे तुमसे जुड़े हर व्यक्ति को मार डालेंगे। अभी आपको अपने आसपास के महत्वपूर्ण लोगों को अत्यंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। उसके बाद ही आप चिराग को बचाने के बारे में सोच सकते हैं, अन्यथा न केवल आपकी मृत्यु होगी, बल्कि आपके आसपास के सभी लोग भी जीवित नहीं बचेंगे। यह मत सोचो कि तेजस राजकुमार के महल और लियांग विद्यालय उन्हें सचमुच माफ कर देंगे, भले ही वे खुलकर यह कह दें कि उन्होंने तुमसे संबंध तोड़ लिया है। अगर वे तुम्हारे साथियों को मारना चाहते हैं, तो उनके पास अनगिनत कारण और अनगिनत तरीके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जगह शुरू से ही उनका इलाका थी और कोई भी उनके किसी भी काम का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। एग्नी ने गंभीरता से याद दिलाया, मानो उसे पता हो कि रुद्र क्या करने वाला है। एग्नी, अभी मुझे उन्हें कहाँ बसाना चाहिए? ये सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? रुद्र ने अपने आसपास खड़े रुद्रवंश के सदस्यों पर एक नज़र डाली, क्योंकि वह सचमुच नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उन पर कोई असर पड़े। अभी के लिए सबसे अच्छी जगह थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड है। वहाँ न केवल एज्योर ड्रैगन फाउंडर उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं, बल्कि एसेंस पूल भी है जो उनकी साधना को बढ़ा सकता है। एग्नी ने कहा, थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड, ये कैसे मुमकिन है? संस्थापक ने मुझे साफ साफ कहा था कि उसके जीवित होने की खबर को गुप्त रखूं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो मुझे अपने करीबियों को थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में रहने की इजाज़त दे और मेरे परिवार की सुरक्षा का जिम्मा भी उसे सौंप दे? रुद्र को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगा। ऐसा होना नामुमकिन था। बेवकूफ़, अगर यह पहले होता तो शायद यह संभव नहीं होता, लेकिन अभी स्थिति अलग है। एज्योर ड्रैगन फाउंडर का आपसे एक अनुरोध है, इसलिए वे आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा अपने करीबी लोगों को थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में भेजना उसके हाथ में मौजूद कार्डों की संख्या बढ़ाने के बराबर है। उसके हाथ में मौजूद कार्डों की संख्या बढ़ाना? आपका इससे क्या मतलब है? रुद्र को समझ नहीं आया। जरा सोचो, एज्योर ड्रैगन फाउंडर की तुमसे कुछ अपेक्षाएं हैं और वह चाहते हैं कि तुम उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए विकसित हो जाओ। लेकिन उनके स्वभाव के कारण वह तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने सबसे करीबी लोगों को थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में भेज देते हैं और अगर वह आपका विरोध करता है, तो वह आपके परिवार को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करके आपको मजबूर कर सकता है। कम से कम वह आपको धमका सकता है ताकि आप बिना कोई चाल चले उसकी मदद करने के लिए बाध्य हो जाएं। ये तो मानो अपने परिवार को एज्योर ड्रैगन फाउंडर के हवाले करने जैसा है, ताकि वह तुम्हें धमका सके। चूंकि एज्योर ड्रैगन फाउंडर इतना समझदार बूढ़ा आदमी है, उसे यह कर्ज अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। इसलिए वह ज़रूर मान जाएगा। चाहे तुम कितने ही लोगों को थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में ठूंस दो, वह मान ही जाएगा। एग्नी ने कहा। ये उसी क्षण रुद्र थोड़ा हिचकिचाया। असल में उसे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ और वह केवल इस बात को लेकर चिंतित था कि एज्योर ड्रैगन फाउंडर सहमत होंगे या नहीं। लेकिन एग्नी के विश्लेषण को सुनने के बाद उसे ये भी लगा कि अगर एज्योर ड्रैगन फाउंडर सचमुच उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके परिवार को थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में भेजना सचमुच भेड़ को शेर के मुंह में भेजने जैसा है। रुद्र, कठिन समय में कठिन उपाय अपनाने पड़ते हैं। आप अपने परिवार को अभी एज्योर प्रांत से दूर भेजकर ही उनकी अस्थायी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि आप ऐसा केवल उनकी अस्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जब वे एज्योर प्रांत छोड़ेंगे तो वे वास्तव में सुरक्षित रहेंगे? तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए अगर तुम एज्योर प्रांत छोड़ भी दोगे तो भी बड़े दुश्मनों से बचना मुश्किल होगा। शायद तेजस राजकुमार के महल और लियांग विद्यालय से भी बड़े दुश्मन। तुम तो बच जाओगे, लेकिन क्या वे बच पाएंगे? इसलिए तुम्हें अपने परिवार को ठीक से बसाना होगा ताकि पीछे से आने वाली परेशानियों की चिंता न रहे। हालांकि यह बहुत संभव है कि एज्योर ड्रैगन फाउंडर आपका इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन अभी आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह कौन से तरीके अपनाता है, इसलिए आपको भी इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि आप कौन से तरीके अपनाते हैं। आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जब तक आप उसे होश में लाने में मदद नहीं कर सकते, वह आपके किसी भी रिश्तेदार को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस दौरान आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। जहां तक आपकी प्रतिभा का सवाल है, जब आप बैंगनी लबादा धारण करने वाले विश्व आत्मावादी बन जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप एज्योर ड्रैगन संस्थापक से डरेंगे? उस समय अगर वह सचमुच आपकी मदद चाहता है और उसके मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर वह आपका इस्तेमाल करना चाहता है और इस्तेमाल करने के बाद पुल को तोड़ना चाहता है, तो आप उसे मार भी सकते हैं। एग्नी ने आगे कहा। उसी क्षण रुद्र गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि एग्नी की बातें काफ़ी हद तक सही थीं,
लेकिन यह मामला उसके करीबी लोगों से जुड़ा था, इसलिए उसे लगा कि इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। इस बार मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिरकार रुद्र को लगा कि अग्नि का तरीका ठीक है। इसलिए उस दिन रुद्र ने रुद्रवंश के सदस्यों को एजियो ड्रैगन की ओर ले जाया, और चूंकि आज एक विशेष परिस्थिति थी, इसलिए भले ही रुद्र एजियो ड्रैगन का शिष्य था, उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए एक शंकु के आकार की टोपी पहननी पड़ी। एजियो ड्रैगन में प्रवेश करने से पहले ही पहाड़ पर चढ़ते समय रास्ते में रुद्र ने देखा कि एजियो ड्रैगन के शिष्यों के बड़े समूह अपनी पीठ पर थैले लादे हुए पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। उसी समय वह उनकी फुसफुसाहट सुन पा रहा था। अरे, पहले तो मुझे लगा था कि एजियो ड्रैगन बहुत तरक्की करेगा और इस स्कूल में दाखिला लेकर मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा। भला किसे पता था कि दाखिला लेने के तुरंत बाद ही मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, रुद्र की वजह से ही हमें और दूसरों को दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना पड़ रहा है। उस रुद्र को तो मर ही जाना चाहिए। जहांगीर बहुत जिद्दी है। जाहिर है, अगर वह खुलकर यह ऐलान कर देता कि एजियो ड्रैगन का रुद्र से कोई संबंध नहीं है, तो सब ठीक रहता। लेकिन किसने सोचा था कि वह खुलकर बोलेगा और आखिर में कह देगा कि एजियो ड्रैगन और रुद्र साथ रहेंगे और साथ मरेंगे। धिक्कार है, क्या वह हम सबको बर्बाद नहीं कर रहा? कौन कह सकता है कि वह नहीं है? तेजस राजकुमार के महल और लियांग विद्यालय दोनों ने पहले ही कह दिया है कि जो लोग रुद्र के साथ अपने संबंध स्पष्ट नहीं करेंगे, उन्हें परिवार के विनाश जैसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। ऐसा करके हम एजियो ड्रैगन को भी स्कूल के विनाश के कगार पर ला देंगे। अगर हम इस रिश्ते को जल्दी से स्पष्ट नहीं करते हैं, तो हम भी इसके शिकार हो जाएंगे। मैं सचमुच आशा करता हूं कि रुद्र को तेजस राजकुमार के महल के लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें और उसकी मृत्यु हो जाए। वह सचमुच अपने साथ मौत लाता है। अरे, चलो इस बारे में बात नहीं करते और जल्दी से इस आपदा क्षेत्र को छोड़ देते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर रुद्र की दोनों मुट्ठियां अपने आप ही कसकर भींच गईं। हालांकि उसके बाद वे धीरे धीरे ढीली पड़ गईं, लेकिन उसका चेहरा अब भी काफी बिगड़ा हुआ था। जब वह अपने गौरवशाली दिनों में था, तब वे सभी लोग अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए उससे संबंध स्थापित करने की होड़ में लगे हुए थे। लेकिन जब रुद्र मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो वे दुम दबाकर भागने वाले पहले लोग थे। उन्होंने रुद्र की सुरक्षा के बारे में जरा भी नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने रुद्र को ही अपना भविष्य बर्बाद करने का दोषी ठहराया। रुद्र, कुछ सोचने के बाद मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अचानक रुद्र के बगल में बैठी चित्रा बोली। चित्रा, क्या बात है? रुद्र ने पूछा। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले इशिता और काव्या दोनों बहनों ने घोषणा की थी कि उन्होंने आपके साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं और आप जैसे व्यक्ति को कलंक मानती हैं। लेकिन क्या? हालांकि उन्होंने स्वयं ये शब्द नहीं कहे, उनके पिता महिका ने उनके लिए ये शब्द कहे। चित्रा ने कहा। मैं समझ गया। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि ऊपरी तौर पर उसकी भावनाएं इतनी स्पष्ट नहीं थीं, फिर भी उसके दिल में क्रोध की एक भयंकर लहर उठ रही थी। रुद्र, उस बूढ़े बेकार दीपक महिका को सच में सबक सिखाने की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि तुम उसका सारा रस चूस कर उसे मार डालो। अग्नि को रुद्र पर तरस आ रहा था। मेरी अपनी योजनाएं हैं। रुद्र ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह महिका की देखभाल के बारे में नहीं सोच रहा था। वह इस बारे में सोच रहा था कि बहनें इशिता और काव्या किस स्थिति में हैं और क्या वे खतरे में हैं या नहीं। इसके बाद विशेष विधियों का प्रयोग करते हुए रुद्र रुद्रवंश के सदस्यों को उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक ले आया जहां थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड स्थित था। लेकिन रास्ते में रुद्र ने दुनिया के रवैये की वास्तविक गर्माहट और शीतलता तथा मानवीय भावनाओं की शीतलता और गर्माहट देखी। एजियो ड्रैगन के लगभग सभी शिष्य और वरिष्ठ रुद्र और एजियो ड्रैगन से अपने संबंध स्पष्ट करने के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में आने के बाद रुद्र रुद्रवंश के सदस्यों के साथ नीचे नहीं गया। उसने सबसे पहले सुरंग खोलकर थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में प्रवेश किया, क्योंकि उसे एजियो ड्रैगन फाउंडर से अनुमति लेनी थी। रुद्र की बातें सुनकर पहले तो एजियो ड्रैगन फाउंडर का चेहरा एकदम बदल गया और वे थोड़े क्रोधित भी हो गए। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन रुद्र को पहले से ही उनके इनकार करने का आभास हो गया था। हालांकि रुद्र के लिए उन लोगों के महत्व को बताने के बाद एजियो ड्रैगन फाउंडर हिल गए। अंत में उन्होंने न केवल रुद्र का अनुरोध स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में रुद्रवंश के सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देने का भी वादा किया। मौके का फायदा उठाते हुए रुद्र ने भी जहांगीर और एजियो ड्रैगन के अन्य लोगों को भी यहां शरण लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस बार एजियो ड्रैगन फाउंडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी अनुमति दे दी। इसलिए अपने परिवार को थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में अच्छी तरह से बसाने के बाद रुद्र वहां से निकल गया और जहांगीर की तलाश में आगे बढ़ा, वह बूढ़ा व्यक्ति जो अपने लिए पूरे एजियो ड्रैगन को त्यागने को तैयार था। उस समय जहांगीर एक महल की चोटी पर खड़े होकर ऊपर से धीरे धीरे विद्यालय से बाहर निकल रहे शिष्यों और वरिष्ठों को देख रहे थे। उनके बगल में जयमेश और लियांग विद्यालय के 12 रक्षक भी थे। पहाड़ से नीचे उतरते हुए लोगों के विशाल समूह को देखकर वृद्ध लोगों के चेहरों पर जटिल भाव उभर आए।
ये कहावत सच साबित हुई कि मनुष्य के भावों का अनुमान लगाना कठिन है और आपदा आने पर ही असली भावनाएं प्रकट होती हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा दिल को पीड़ा देती है। जो लोग हमेशा आपके पीछे पीछे चलते थे, आपकी चापलूसी करते थे और वफादारी की कसम खाते थे, विपत्ति आने पर वे बिना किसी परवाह के आपका साथ छोड़ गए। ऐसा अनुभव किसने किया है? अगर वे चले जाते हैं तो चले जाएं। उनके लिए चले जाना ही बेहतर है। ऐसे शिष्यों और वरिष्ठों के साथ एजियो ड्रैगन वास्तव में शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। जयमेश को डर था कि जहांगीर पर बोझ पड़ेगा, इसलिए वह उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास गया। अरे, मुझे इस तरह नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है ना? मुझे दुख क्यों होगा अगर मेरे चहेते शिष्य चले गए? असल में मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फैसला गलत नहीं है। उन सभी शिष्यों को देखो जिनके प्रति मेरे मन में शुरू से ही अच्छी भावनाएं थीं। क्या वे पीछे नहीं रह गए? जहांगीर ने पीछे मुड़कर देखा। पास ही में 59 युवा शिष्य और काफी अच्छी साधना वाले 38 वरिष्ठ शिष्य खड़े थे। ये वे होनहार शिष्य थे जिन्हें जहांगीर ने गुप्त रूप से चुना था। उन लोगों में न केवल उत्कृष्ट मार्शल कला का कौशल था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका हृदय निष्ठावान था। उनमें एजियो ड्रैगन की कठिनाइयों को साझा करने और उसके लिए प्राण त्यागने का साहस था। तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि जहांगीर ने गलत लोगों का चयन नहीं किया था। जब एजियो ड्रैगन जीवन मरण के संकट से जूझ रहा था, तब शिष्य पीछे डटे रहे। हम यहाँ से किस समय निकलेंगे? आप सचमुच तो नहीं चाहेंगे कि वे यहाँ यूं ही बैठे बैठे कुछ न करें और मौत का इंतजार करें, है ना? जयमेश ने पूछा। बिल्कुल नहीं। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एक भी व्यक्ति शेष न रह जाए, फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हमें अपने एजियो ड्रैगन के उत्कृष्ट लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना होगा। केवल वही मेरे एजियो ड्रैगन को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जहांगीर ने उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह लड़का रुद्र कहाँ गया। आशा है कि उसे कुछ बुरा न लगा हो। जयमेश ने दूर की ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। रुद्र का नाम सुनते ही लगभग सभी के चेहरे भावुक हो गए। अरे, आप बूढ़े लोग यहाँ नज़ारा देखने आए हैं। लेकिन ठीक उसी समय जहांगीर और अन्य लोगों के पीछे से अचानक एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही जहांगीर और बाकी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और वे तुरंत मुड़ गए। उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उनके पहले से ही खुश चेहरे और भी अधिक आनंदित हो गए। रुद्र, तुम्हें कुछ हुआ नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुद्र को देखकर जहांगीर और बाकी लोग बेहद भावुक हो गए। वे जल्दी से उसके पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे, मानो उन्हें डर हो कि रुद्र को चोट लग गई हो। हे, क्या मैं अभी ठीक नहीं हूँ? रुद्र हंसा और फिर पीछे खड़े बुजुर्गों और शिष्यों की ओर देखकर जहांगीर से कहा, स्कूल प्रमुख, ये वही अच्छे पौधे हैं जिनके बारे में आपने पहले कहा था। बुरे नहीं हैं। बिल्कुल, समय चाहे जो भी हो, मेरी आंखों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस बार तो तुमने काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। लगता है हम सबको भी कुछ मुश्किल भरे और बेघर दिनों में तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए रुद्र के कंधे पर थपथपाया। हालांकि ऊपरी तौर पर उन्होंने ये शब्द कहे, लेकिन उनका रुद्र को दोष देने का जरा भी इरादा नहीं था। मुझे डर है कि अब आप में से किसी को भी मुश्किलों और बेघर होने के दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा। रुद्र, तुम क्या बात कर रहे हो? ये शब्द सुनकर जहांगीर और बाकी लोग अचंभित रह गए। बस मेरे पीछे आओ, रुद्र बोलते ही जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। जहांगीर द्वारा चुने गए अच्छे पौधों की ओर मुड़ा और बोला, इन्हें भी बुला लो। भीड़ को पता नहीं था कि रुद्र क्या कर रहा है, इसलिए रुद्र द्वारा आत्मिक संरचना बनाकर बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश शुरू करने पर ही जयमेश ने प्रतिक्रिया दी। आश्चर्यचकित चेहरे के साथ उसने उस आत्मिक संरचना के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया जिसे रुद्र अविश्वास से देख रहा था और कहा, रुद्र, तुमने 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 थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड का रहस्य सुलझाकर उसका प्रवेश द्वार तो खोज ही लिया होगा, है ना? रुद्र, क्या ये सच है? तुमने थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड खोल दिया? ये देखकर जहांगीर और अन्य लोग भी तुरंत पास जाकर पूछने लगे। बाकी लोगों के चेहरे आश्चर्य से भर गए। थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड किस तरह की जगह थी? यह एजियो ड्रैगन की एक किंवदंती थी। एजियो ड्रैगन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड के बारे में न जानता हो, लेकिन कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया था। थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड को देखने वाले अधिकांश लोग मर गए। कहा जाता है कि केवल कुछ ही लोग बच पाए, लेकिन वे पागल होकर मंदबुद्धि बन गए। अगर रुद्र सचमुच आज थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड खोल देता है, तो यह एजियो ड्रैगन के लगभग 1000 साल पुराने अनसुलझे रहस्य को सुझाने के बराबर होगा। इससे स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्सुकता तो पैदा हुई, लेकिन साथ ही उन्हें यह असंभव और अविश्वसनीय भी लगा। भीड़ की उत्सुकता भरी निगाहों को देखते हुए रुद्र ने अंततः हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैंने वास्तव में थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड ढूंढ लिया है, लेकिन मैंने वहां के रहस्य को अभी तक सुलझाया नहीं है। हालांकि मेरे पास यहां मौजूद सभी लोगों को बताने के लिए एक अच्छी खबर है। इस जगह के नीचे हर कोई सुरक्षित रह सकता है। उस क्षेत्र की विशेष संरचना के कारण अगर कोई वहां दशकों तक भी रहे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी।
नीचे छिपने से तेजस राजकुमार के महल और लियांग विद्यालय के लोग आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। साथ ही उस स्थान पर कुछ ऐसा भी है जो सभी को तेजी से सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। उस चीज से मिलने वाले लाभों की तुलना मूल औषधियों या गंभीर औषधियों से नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंदर ही अंदर हर कोई एक इंसान को देखेगा, एक ऐसा इंसान जिसकी आप निश्चित रूप से उम्मीद नहीं करेंगे। रुद्र कौन है? हाँ रुद्र, यहाँ और कौन हो सकता है? कोई सस्पेंस मत पैदा करो। रुद्र की बातों से जिन लोगों का खून खौल उठा था वे ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि आखिर अंदर कौन है जिसके कारण रुद्र ने इतना बड़ा सस्पेंस पैदा किया। मेरे एजियो ड्रैगन के संस्थापक, एजियो ड्रैगन फाउंडर, रुद्र ने शांत भाव से कहा। क्या रुद्र, तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। ये शब्द सुनकर लगभग सभी की आंखें सिकुड़ गईं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। इस समय एजियो ड्रैगन के संस्थापक यहीं नीचे हैं। रुद्र ने जोर देकर यह बात दोहराई। रुद्र, ये कैसा मजाक है? एजियो ड्रैगन की स्थापना को 1000 साल बीत चुके हैं। भला ये कैसे मुमकिन है कि पूर्वज अभी भी जीवित हैं? एक बुजुर्ग को रुद्र की बातों पर यकीन नहीं हुआ। बिल्कुल सही रुद्र, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें तुम यूं ही नहीं बोल सकते। वास्तव में बहुत से लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे पीछे आइए, देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और कुछ नहीं बताया। वह सबसे पहले आत्मिक संरचना के प्रवेश द्वार में दाखिल हुआ। रुद्र को गायब होते देख जहांगीर और बाकी लोग और भी घबरा गए। पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर अपने कपड़े ठीक किए और जब उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से व्यवस्थित हैं तो वे रुद्र के पीछे पीछे नीचे चले गए। आत्मिक संरचना से गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि रुद्र उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था और उन्हें देख रहा था। रुद्र के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने नीले रंग का चोला पहना हुआ था, उसके हाथ में मक्खी भगाने वाला पंखा था, उसका पूरा शरीर हल्की रोशनी से जगमगा रहा था और वह एक संत की तरह अत्यंत शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। शिष्य जहांगीर, एजियो ड्रैगन के 22वें प्रमुख, स्कूल के संस्थापक को प्रणाम करते हैं। उसी क्षण जहांगीर का उत्तेजित शरीर कांप रहा था और वह जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर एजियो ड्रैगन फाउंडर को हार्दिक प्रणाम करने लगा। लियांग विद्यालय के 12 रक्षकों और अन्य वरिष्ठों और शिष्यों की तो इतनी हैरानी हुई कि वे खुद को संभाल भी नहीं पाए। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी स्वप्नलोक में आ गए हों और एजियो ड्रैगन फाउंडर को स्तब्ध होकर देखते रहे। उन्हें लगा कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वह सच नहीं है, और काफी देर बाद धीरे धीरे उन्हें होश आया और उन्होंने घुटने टेककर एजियो ड्रैगन फाउंडर को हार्दिक प्रणाम किया। सब लोग उठो, शांत रहो। एजियो ड्रैगन फाउंडर ने जहांगीर और अन्य लोगों को वापस ऊपर खींचते हुए जरा भी अहंकार नहीं दिखाया। इसके बाद एजियो ड्रैगन फाउंडर ने जहांगीर और अन्य लोगों को सारकुंड के लाभों से अवगत कराया और उन्हें बताया कि सारकुंड में साधना कैसे की जाती है। सारकुंड के गूढ़ प्रभावों को जानने के बाद सभी बेहद उत्साहित थे क्योंकि इससे उनकी साधना में बहुत वृद्धि हो सकती थी। विशेष रूप से जहांगीर, उसने तो स्वर्गलोक की ओर अग्रसर होने की आशा भी पाल रखी थी। हालांकि किसी ने भी ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि एजियो ड्रैगन फाउंडर अभी भी जीवित क्यों हैं, थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड कहाँ जाता है, या कई दसियों हजार हड्डियां कहाँ से आई हैं, क्योंकि वे जो स्कूल के संस्थापक का अतुलनीय सम्मान करते थे उन स्थितियों में इन चीज़ों के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं करते थे जब एजियो ड्रैगन फाउंडर इसके बारे में बात नहीं करते थे। सब कुछ समझने के बाद जहांगीर और अन्य लोगों ने एजियो ड्रैगन का महत्वपूर्ण सामान थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी मात्रा में भोजन और संसाधन भी जमा कर लिए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वहां कितने समय तक रहना पड़ेगा। जब जहांगीर और अन्य लोग इन सब कामों में व्यस्त थे तब एजियो ड्रैगन फाउंडर ने रुद्र को एक शांत कोने में बुलाया और उससे कहा, रुद्र, मेरे विशेष शरीर के कारण मेरे पास थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे खेद है कि मैं इस बार आपके सामने आने वाली समस्या के संबंध में आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, शायद संकट के समय ये तुम्हारी जान बचा सके। ये कहते हुए एजियो ड्रैगन फाउंडर ने अपनी उंगली रुद्र के माथे की ओर इशारा किया। उसी क्षण रुद्र के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसकी दोनों आंखों में असीम खुशी झलक उठी, क्योंकि एजियो ड्रैगन फाउंडर वर्तमान में उसे एक विशेष मार्शल कौशल प्रदान कर रहा था। यह एक अत्यंत गहन शारीरिक मार्शल कौशल था। यद्यपि इस मार्शल कौशल का स्तर अंकित नहीं था और यद्यपि रुद्र ने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया था, फिर भी इस मार्शल कौशल की साधना विधियों को जानकर रुद्र को ये ज्ञात हो गया था कि यह शाही आकाश तकनीक से कहीं अधिक गहन शारीरिक मार्शल कौशल है। मैंने अपने जीवन में जितनी भी मार्शल आर्ट स्किल्स हासिल की हैं उनमें से यह एक ऐसी स्किल है जिससे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन यह वह स्किल भी है जिसे विकसित करना सबसे कठिन है। यह एक शारीरिक मार्शल कौशल है जो हवा में चलने की क्षमता रखता है, लेकिन यह पारंपरिक शारीरिक मार्शल कौशलों से भिन्न है। ये व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं के अनुसार नहीं चलता।
यह आगे बढ़ने के लिए स्वयं मार्शल कौशल पर निर्भर करता है। मैंने इस मार्शल स्किल की रैंकिंग निर्धारित नहीं की है क्योंकि यह रैंक 9 मार्शल स्किल्स के बेहद करीब पहुंच चुकी है, लेकिन वास्तविकता में यह अभी भी रैंक 9 और रैंक 8 मार्शल स्किल्स के बीच अटकी हुई है। यह इस महाद्वीप पर मौजूद इकलौती रैंक 8 की मार्शल स्किल नहीं है, लेकिन यह मेरे द्वारा बनाई जा सकने वाली सबसे शक्तिशाली मार्शल स्किल है। इसलिए मैं इससे संतुष्ट नहीं था और मैंने न तो इसके लिए कोई रैंक निर्धारित की और न ही इसे किसी को सौंपा। लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी जान बचाने की सबसे कारगर क्षमता बन जाएगी। जब तक आप इसे कुशलता से समझ लेते हैं, मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोग ही आपकी बराबरी कर पाएंगे। एजियो ड्रैगन फाउंडर ने गंभीरता से कहा। पूर्वज जी, क्या इस मार्शल कला का कोई नाम है? रुद्र इस मार्शल कला के रहस्य को अच्छी तरह समझ चुका था। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने बताया था। यह एक असाधारण मार्शल कला थी। यह शाही आकाश तकनीक जैसी सामान्य शारीरिक मार्शल कलाओं से बिल्कुल अलग थी। रुद्र के प्रश्न का सामना करते हुए एजियो ड्रैगन फाउंडर ने केवल हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन 9 स्वर्गों में यात्रा कर रहा है। अपने परिवार, रुद्रवंश, जांगिर और अन्य लोगों को व्यवस्थित करने में मदद करने के बाद रुद्र ने एजियोर ड्रैगन छोड़ दिया और वर्मिलियन बर्ड सिटी की ओर चल पड़ा क्योंकि वर्तमान में एजियोर प्रांत में 2 और लोग थे जिन्हें रुद्र नहीं छोड़ सकता था। वे थी इशिता और काव्या, 2 खूबसूरत बहनें। अपनी तीव्र आत्मिक शक्ति पर भरोसा करते हुए जब रुद्र वर्मिलियन बर्ड सिटी के बाहर पहुंचा तो उसने पाया कि वास्तव में एक धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद द्वारा बिछाई गई जासूसी आत्मिक संरचना की कई परतें थीं और वर्मिलियन बर्ड सिटी के भीतर उसने महसूस किया कि कई लोग ऐसे थे जो वर्मिलियन बर्ड सिटी से संबंधित नहीं थे और छिपे हुए थे। इन सब बातों से रुद्र को ये समझ आ गया कि वर्तमान वर्मिलियन बर्ड सिटी संभवतः एक जाल है, फिर भी उसे उस जाल में कूदना ही होगा, अन्यथा वह इशिता और काव्या नाम की दोनों बहनों को नहीं बचा पाएगा। रुद्र चुपके से वर्मिलियन बर्ड सिटी में घुस गया और सबसे पहले इशिता और काव्या के घरों में गया, लेकिन उसने पाया कि वे दोनों वहां नहीं थीं। इससे रुद्र चिंतित हो गया और अंत में वह चुपके से महिका के घर में घुस गया ताकि उससे कुछ सुराग मिल सकें। सचमुच आकाश धैर्यवानों को निराश नहीं करता और रुद्र के महिका के महल में चुपके से प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद महिका बाहर से जल्दी से वापस आ गया और वह अपने साथ 3 मेहमानों को भी लाया था। वह लियांग विद्यालय का एक धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद था। बाकी 2 लोग वृद्ध थे। एक के बाल स्याही की तरह काले थे और दूसरे के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। वे लियांग विद्यालय के शीर्ष विशेषज्ञ थे और 12 रक्षकों में से 2 थे। ये वाकई लियांग विद्यालय के लोग हैं। देखते हैं तुम लोग क्या चालें चल रहे हो। रुद्र तुरंत महिका से सवाल करने नहीं निकला। उसने अपनी आभा छुपा ली, एक कोने में छिप गया और चुपचाप तीनों लोगों की हर हरकत और गतिविधि को देखता रहा। हे महोदय, कृपया बैठिए। हॉल में प्रवेश करने के बाद महिका एक विनम्र सेवक की तरह व्यवहार कर रहा था और उसने लियांग विद्यालय के तीनों लोगों के सामने सिर हिलाकर और झुककर उन्हें चाय परोसी। रुद्र को पहली बार पता चला कि वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी के पास इतनी उच्च कोटि की चापलूसी करने की कला है। नगर स्वामी महिका, लगता है आपने जो कहा वो पूरी तरह सच नहीं था। आपने कहा था कि रुद्र आपकी दोनों बेटियों से इतना प्यार करता है कि उनके लिए जान की बाजी लगा सकता है। तो ये जानकर कि आपकी दोनों बेटियों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है, उसे यहाँ आकर कारण पूछना ही चाहिए था। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी रुद्र के बारे में कोई खबर क्यों नहीं है? सफ़ेद बालों वाले रक्षक ने पूछा। ये शायद रुद्र का प्रेम कमजोर है और उसमें नैतिकता की कमी है, या शायद रुद्र पहले ही एजियोर प्रांत से भाग गया है और मेरी दोनों बेटियों को पीछे छोड़ गया है। महिका ने हंसते हुए समझाया। तो इसका मतलब है कि आपकी दोनों बेटियों ने वाकई गलत इंसान से प्यार किया है। लेकिन अगर रुद्र आता भी है तो वह खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। नगर स्वामी महिका, आपकी दोनों बेटियां बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे रुद्र के प्रभाव में आ गई हैं और अब तक रुद्र से अपना रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं हैं। मुझे डर है कि इससे आपके महिका परिवार के भविष्य के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। आखिरकार इस बार तो तेजस राजकुमार के महल का स्वामी बोल रहा है और वह रुद्र से जुड़े हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। काले बालों वाले रक्षक ने कहा। महाराज, ये शब्द सुनकर महिका बुरी तरह डर गया। वह समझाना तो चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए और वह हकलाने लगा। हे नगर स्वामी महिका, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल अभी मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप और आपकी दोनों बेटियां बच सकती हैं। काले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। महोदय, कृपया, महिका ने तुरंत पूछा। हालांकि उनके सामने खड़े तीनों लोग लियांग विद्यालय के थे, लेकिन उनकी अत्यधिक शक्ति और तेजस राजकुमार के महल से उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण महिका वास्तव में उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बल्कि वह उनसे बहुत डरता था। महिका के भयभीत चेहरे को देखकर काले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली तुम्हारी दोनों बेटियां थीं और जो तुम्हें बचा सकती हैं वे भी तुम्हारी ही दोनों बेटियां हैं।
सच को छिपाए बिना मेरे लियांग विद्यालय के लॉर्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने आज तक शादी नहीं की है। लेकिन आपकी दोनों बेटियों को देखते ही मुझे उनसे प्यार हो गया। अगर आप अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करवा देंगी तो आपके महिका परिवार को छूने की हिम्मत कौन करेगा? काले बालों वाले रक्षक ने कहा। जी हाँ, मुझे एक गुप्त सूचना मिली है कि तेजस राजकुमार के महल से धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद अचानक गायब हो गए हैं। फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और संभव है कि उनके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी हो। इसलिए एजोर प्रांत की वर्तमान सीमाओं के भीतर हमारे लॉर्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ही एकमात्र धूसर चोगा पहने विश्वात्माविद हैं। तेजस राजकुमार के महल भी उनके साथ सम्मानपूर्वक और अच्छा व्यवहार करता है। महिका, अगर आप अपनी बेटी का विवाह विश्व आत्माविद स्वामी से करा दें तो भविष्य में आपका महिका परिवार निश्चित रूप से बहुत समृद्ध होगा। ठीक उसी समय सफ़ेद बालों वाले रक्षक ने भी आग्रह करते हुए कहा, अरे विश्व आत्माविद स्वामी, क्या आप सचमुच मेरी दोनों बेटियों से शादी करना चाहते हैं? यह अचानक मिली खबर से महिका भी काफ़ी हैरान रह गया। हे, बिल्कुल सही नगर स्वामी महिका, अगर आप इशिता और काव्या का विवाह मुझसे करवाने को तैयार हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। लेकिन शायद वह कुछ ज्यादा ही उत्साहित और खुश था। धूसर लबादा पहने उस विश्व आत्माविद ने अपने चेहरे को ढके हुए हुड को हटा दिया और अपना बेहद बदसूरत रूप प्रकट कर दिया। ये कहना ही पड़ेगा कि उस बूढ़े आदमी का रूप रंग सचमुच बेहद बदसूरत था। झींगा मछली जैसी नाक, त्रिकोणीय आंखें, कद्दू जैसा सिर, चेचक के दागों से भरा चेहरा, और वह गंजा भी था। धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद का रूप देखकर महिका ने तुरंत ठंडी हवा में सांस ली। संभवतः ये पहली बार था जब उसने इतने बदसूरत बूढ़े व्यक्ति को देखा था। लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान, अपार शक्ति और मजबूत पृष्ठभूमि को याद करते हुए उन्होंने अपने आश्चर्य के भाव को जबरदस्ती दबाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे विश्व आत्माविद स्वामी, न केवल मेरे लिए अपनी पुत्रियों को आपको सौंपना सम्मान की बात होगी, बल्कि यह मेरे महिका परिवार के पूर्वजों के लिए भी सम्मान की बात होगी। इतना कहते ही महिका बाहर चला गया। महिका के बाहर जाने के कुछ ही क्षण बाद सफ़ेद बालों वाले रक्षक ने धूसर लबादे वाले विश्व आत्माविद से कहा, महाराज, क्या आप सचमुच उन बहनों से शादी करने जा रहे हैं? अभी विद्यालय प्रमुख और हवेली स्वामी ने मृत्युदंड जारी कर दिया है, और जब तक उस व्यक्ति का रुद्र के साथ घनिष्ठ संबंध था, चाहे उन्होंने उससे संबंध तोड़ने की घोषणा की हो या नहीं, उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। अरे, आप मुझे ठीक से नहीं समझते, लेकिन क्या मैं लॉर्ड स्कूल हेड के चरित्र को नहीं समझ पाऊंगा? हालांकि इशिता और काव्या असाधारण रूप से सुंदर हैं। मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें ये दोनों सबसे खूबसूरत हैं। इनकी तुलना में केवल जैड मेडन स्कूल की अंजलि ही खड़ी हो सकती है। अगर ऐसी खूबसूरत चीज़ें खत्म हो जाएं तो यह वाकई बहुत दुख की बात होगी। लेकिन क्या इससे भी बड़ा दुख यह नहीं होगा कि हम उनके स्वाद का अनुभव ही न कर पाएं? थोड़ी देर में जब महिका उन्हें बुलाएगा तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन दोनों को अपने कमरे में ले आऊँगा। तुम दोनों भी आ जाओ और इन दो दुर्लभ सुंदरियों का भरपूर आनंद लो। धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद ने कामुक मुस्कान के साथ कहा। हा, धन्यवाद विश्व आत्माविद स्वामी। विश्व आत्माविद स्वामी की ये बातें सुनकर दोनों बूढ़े रक्षक भी बेहद खुश हो गए और उनके चेहरे पर कामुक मुस्कान आ गई। यहाँ तक कि उनके निचले शरीर में भी कुछ हलचल हुई। इससे साफ पता चलता था कि उन दोनों के मन में इशिता और काव्या बहनों के प्रति दुर्भावना थी। धिक्कार है, इन तीन बदचलन बूढ़े आदमियों की मेरी इशिता और काव्या के साथ क्या योजना है? बाद में मैं तुम सबको इसका सबक सिखाऊंगा। कोने में छिपकर सब कुछ देख रहा रुद्र गुस्से से आग बबूला हो गया और उसकी मुट्ठियों के भींचने से चटकने की आवाज़ें सुनाई दीं। और वो महिका भी है, वो सबसे निकम्मा है। रुद्र, तुम्हें महिका का खात्मा करना होगा, वरना कौन जाने कैसे वो तुम्हारी इशिता और काव्या को फिर से धोखा देगा। एग्नि का छोटा सा चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत पीस लिए। उसे यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। महिका, एक पिता होकर अपनी ही बेटियों को इस तरह बेच रहा था। चिंता मत करो, भागने की तो सोचो भी मत। असल में भले ही एग्नि ने उसे याद न दिलाया हो, रुद्र पहले से ही दृढ़ निश्चय कर चुका था। ये कहना गलत नहीं होगा कि महिका काम करने में बहुत तेज था, और पलक झपकते ही बंद दरवाजा फिर से खुल गया। चेहरे पर स्नेह और विनम्रता का भाव लिए महिका अंदर आया और उसके पीछे बेहद खूबसूरत और आकर्षक कदकाठी वाली दो सुंदरियां थीं। वे इशिता और काव्या थीं। इशिता और काव्या के आते ही लियांग विद्यालय की उन तीनों बुजुर्गों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मानो उनके दिलों में कोई फूल खिल उठा हो और सारा गुस्सा शांत हो गया हो। वे सब मुस्कुरा उठीं। उनकी कामुक निगाहें बेतरतीब ढंग से घूमने लगीं और वे बेचैनी से इशिता और काव्या के बेहद खूबसूरत चेहरों और उनके आकर्षक शरीर को निहारने लगीं। सुंदर, बहुत सुंदर। नगर स्वामी महिका, आपने सचमुच दो अच्छी बेटियां जन्म दी हैं। धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद का अब कोई गरिमा वाला भाव नहीं रहा। उन्होंने अपने हाथ मलते हुए, होंठ चाटते हुए इशिता और काव्या की ओर कदम बढ़ाया। मेरे पिताजी, रुद्र कहाँ है? रुद्र कहाँ चला गया?
हालांकि इशिता और काव्या ने उन तीनों बूढ़े लोगों पर ध्यान नहीं दिया और उत्तेजित भावों के साथ कमरे के अंदर किसी और की तलाश करने लगीं। रुद्र यहाँ नहीं है। अगर वह यहाँ आने की हिम्मत भी करता है तो वह केवल एक बर्फीली ठंडी लाश होगा। रुद्र, ये दो शब्द सुनते ही धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि बहनें इशिता और काव्या पहले ही रुद्र को अपना दिल दे चुकी थीं। इसलिए ईर्ष्या और जलन से वह सचमुच रुद्र से दिल से नफरत करने लगा। महिका, तुमने फिर से हमें धोखा दिया। हमें यहाँ लाने के पीछे तुम्हारा क्या कारण है? उसी क्षण इशिता ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने महिका की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। अब वह महिका को पिता कहकर नहीं पुकारती थी, क्योंकि उसे सचमुच लगता था कि उसकी आंखों के सामने खड़ा पुरुष उनका पिता बनने के योग्य नहीं है। कारण? महिका, क्या तुमने उन्हें अभी तक नहीं बताया? धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद ने पहले महिका की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए इशिता और काव्या से कहा, मेरी दो प्यारी बच्चियों, तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को मुझे देने की सहमति दे दी है। अब से तुम दोनों मेरी हो। हे, क्या? महिका, क्या ये सच है? ये शब्द सुनकर इशिता निस्संदेह भयभीत हो गई। पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्या आप हमें अपनी बेटियां मानते भी हैं? उसी समय आमतौर पर प्यारी दिखने वाली काव्या का छोटा सा चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गईं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहनों को वाकई काफी अन्याय सहना पड़ा था। आह, नन्ही इशिता, नन्ही काव्या, मैं तुम्हारा पिता होने के नाते ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। रुद्र ने अपराध और राजद्रोह किया है। उसने वास्तव में महल के स्वामी की हत्या करने के लिए चिराग के साथ साजिश रची थी। 9 प्रांतों के महाद्वीप में उसके लिए कोई जगह नहीं है। देर सवेर वह पकड़ा जाएगा और उसे फांसी दी जाएगी। तुम दोनों का रुद्र के साथ पहले का रिश्ता बहुत करीबी था। अगर ये रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो तुम दोनों उसी के कारण बर्बाद हो जाओगी। लेकिन अभी लॉर्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की नज़र तुम दोनों पर है और वो तुम दोनों को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। ये न सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, बल्कि हमारे सुंदरवंश के लिए भी अच्छी खबर है। महिका ने समझाया। बकवास, तुम तो इंसान भी नहीं हो। तुम हमारे पिता बनने के लायक भी नहीं हो। इशिता ने महिका की ओर इशारा करते हुए गुस्से से उसे अपमानित किया। पिताजी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे इंसान होंगे। मुझे सचमुच शर्म आती है कि आप मेरे पिता हैं। काव्या के चेहरे पर भी दुख के भाव साफ झलक रहे थे। ठीक है महिका, तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत जिद्दी हैं। मुझे उन्हें सुधारना होगा, नहीं तो अगर वे भविष्य में बकवास करेंगी तो मैं भी उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। उसी क्षण धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद थोड़ा अधीर हो गया। एक ही विचार से उसने इशिता और काव्या को आत्मिक संरचना की एक परत से घेर लिया। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, उनके पास बचने की कोई शक्ति नहीं थी। उसी समय काले बालों वाले रक्षक और सफ़ेद बालों वाले रक्षक ने भी आत्मिक संरचनाओं से बंधी हुई इशिता और काव्या को अपने कंधों पर उठा लिया। बोलते बोलते वे तीनों बूढ़े लोग महल से बाहर निकलने लगे। महाराज, ये तीनों बूढ़े आदमियों का रवैया देखकर जीवन के काफी अनुभव प्राप्त महिका तुरंत समझ गया कि वे क्या करने वाले हैं। वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसे गहरा डर था कि कहीं वे तीनों बूढ़े उसकी बेटियों को यूं ही बदनाम न कर दें। महिका, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा सुंदरवंश भी काले कछुआ शहर के मानव वंश की तरह खत्म हो जाए? महिका को विरोध करते देख धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद का चेहरा तुरंत उतर गया। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर महिका घबरा गया और तुरंत पीछे हटकर इनकार कर दिया। उसने तुरंत माफी भी मांग ली, लेकिन इशिता और काव्या की घृणा से भरी निगाहों और लाल होती आंखों को देखकर महिका ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन मेरी दोनों बेटियां अभी छोटी हैं। अगर हिम्मत नहीं हुई तो दफा हो जाओ। अगर तुमने मेरी दिलचस्पी भंग की तो मैं तुम्हारे सुंदरवंश का सफाया कर दूंगा। धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद ने ठंडी सांस ली, फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन ठीक उसी समय एक असीम आत्मिक संरचना ने अचानक मुख्य हॉल को घेर लिया और लियांग विद्यालय के तीनों बुजुर्गों का रास्ता रोक दिया। इस परिवर्तन को देखकर सफ़ेद बालों वाले रक्षक और काले बालों वाले रक्षक थोड़े अचंभित हो गए और मुड़कर धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद से बोले, महामहिम, आप क्या कर रहे हैं? यह मैंने नहीं बनाया। धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, क्योंकि मुख्य हॉल को घेरने वाली आत्मिक संरचना न केवल धूसर रंग की थी, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी उसकी बनाई संरचना से कहीं बेहतर थी। तुम तीनों बूढ़े लोगों में सचमुच आसमान को छू लेने की हिम्मत है। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक उसी समय मुख्य हॉल से अचानक एक बुलंद और स्पष्ट आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनते ही घटनास्थल पर मौजूद लगभग सभी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए, और जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो वे और भी हैरान रह गए। रुद्र, तुम हो? मुख्य हॉल के कोने में खड़े युवक को देखकर लियांग विद्यालय के तीनों बुजुर्ग बेहद आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस रुद्र की वे इतनी मेहनत से तलाश कर रहे थे, वह स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाएगा।
जब इशिता और काव्या ने रुद्र को देखा तो उनके चेहरे खुशी से भर गए, लेकिन खुशी के बाद बहनों के चेहरे चिंता से भर गए। दरअसल लियांग विद्यालय के वे तीनों पुराने योद्धा सचमुच बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि वे जानते थे कि वर्तमान रुद्र के पास इतनी युद्ध शक्ति है कि वह आसमान छू सकती है, फिर भी उन्हें चिंता थी कि क्या रुद्र उन तीनों योद्धाओं को हरा पाएगा या नहीं। हालांकि उनकी तुलना में महिका का चेहरा दहशत से भरा हुआ था और उसकी आंखों में भय झलक रहा था। उसका शरीर भी कांप रहा था क्योंकि वह सचमुच रुद्र से बहुत डरा हुआ था, खासकर जब उसे रुद्र की पहचान श्री धूसर चोगा के रूप में याद आए और रुद्र द्वारा दी गई चेतावनी याद आने के बाद वह और भी भयभीत हो गया। हम सचमुच दुनिया के कोने कोने तक खोजने के बाद भी यह नहीं मिल सकता, फिर भी इसे प्राप्त करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। रुद्र, हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तुम खुद सीधे दरवाजे पर आ गए। उस दिन तो चिराग ने तुम्हारी जान बचाई थी, आज देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। सफेद बालों वाला रक्षक क्रोध से पागल हो रहा था और उस दिन रुद्र द्वारा दिग्विजय अवस्थी को कुचलकर मार डालने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। जैसे ही वह उस दृश्य के बारे में सोचता, उसके शरीर में क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ता। रुद्र के प्रकट होते ही वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उसने पहले हमला कर दिया। इससे पहले उसने अपने कंधे पर बैठी इशिता को महिका की ओर फेंक दिया, फिर उसने गंभीर विद्या के 9वें स्तर की अपनी शक्ति का प्रयोग किया और एक छलांग लगाकर रुद्र की ओर झपटा। रुद्र, आज इसे खून का बदला खून से चुकाना कहा जाएगा। उसी समय काले बालों वाले रक्षक ने अपने कंधे पर बैठी काव्या को महिका की ओर फेंक दिया। उसने शारीरिक युद्ध कौशल का गंभीर प्रदर्शन किया और क्रूर आक्रमण कौशल के साथ साथ रुद्र पर दबाव बनाया। जैसा कि उम्मीद थी, वे दोनों लियांग विद्यालय के प्रसिद्ध 12 रक्षकों में से थे। वे सचमुच गंभीर विद्या के शिखर पर थे और जैसे ही उनके हमलों की शक्ति प्रकट हुई, पूरा महल इस कदर कांप उठा मानो किसी भी क्षण फट जाएगा। यदि रुद्र द्वारा बनाई गई आत्मिक संरचना न होती तो पूरा महल नष्ट हो जाता। रुद्र, उन दोनों की भयानक शक्ति को महसूस करते ही इशिता और काव्या के छोटे छोटे चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे चीखने से खुद को रोक नहीं पाईं और उन्हें गहरा डर था कि रुद्र उन दोनों के हमलों को रोक नहीं पाएगा। धमाका, लेकिन ठीक उसी समय रुद्र का शरीर हिला और उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। इसके बाद असीम दबाव का एक जोरदार विस्फोट हुआ। रुद्र के हाथ चील के पंजे में बदल गए और अचानक फैलकर दोनों रक्षकों के गले जकड़ लिए। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक जोरदार धमाके के साथ दोनों बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। प्रचंड शक्ति ने उन्हें इतनी जोर से पटका कि उनके मुंह से खून निकल आया और उनके पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। जब दोनों बूढ़े अधमरी हालत में जमीन पर गिरे तो रुद्र ने तिरस्कारपूर्वक थूकते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि क्या कोई है जो तुम्हें बचा सकता है। रुद्र, आप। गंभीर क्षेत्र के शिखर पर स्थित 2 रक्षकों को रुद्र द्वारा एक ही प्रहार में पराजित होते देख धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद ने अपने दांत दिखाए और उनके चेहरे के भाव अत्यंत विचित्र हो गए। लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद ये बात समझ में आ गई। आखिर दोनों रक्षक चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे दिग्विजय अवस्थी के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं थे। अगर दिग्विजय अवस्थी रुद्र को नहीं हरा पाया तो ये दोनों उसे कैसे हरा पाएंगे। वुश उस समय तक सोचते हुए धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद ने रुद्र पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने रुद्र द्वारा बनाई गई आत्मिक संरचना पर हमला करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कौशल का प्रयोग किया। दरअसल वह भागना चाहता था, लेकिन जब रुद्र ने धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद की दयनीय स्थिति देखी तो उसने कुछ नहीं किया। वह वहीं खड़ा रहा और चुपचाप उसे देखता रहा, मानो वह किसी मनोरंजक विदूषक को देख रहा हो। बूम बूम बूम, धिक्कार है, धिक्कार है। एक के बाद एक शक्तिशाली हमले करने के बावजूद, एक के बाद एक लहरें फैलाने के बावजूद, धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद द्वारा अपनी पूरी शक्ति और हर संभव तरीके का इस्तेमाल करने के बावजूद रुद्र द्वारा बनाई गई आत्मिक संरचना को तोड़ना उसके लिए असंभव था। इससे उसे घबराहट और गुस्सा महसूस हुआ। वूश! अचानक धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद मुड़ा और हवा के झोंके में बदल गया। वह इशिता और काव्या की ओर तेजी से बढ़ा। भागने में असफल होने के कारण उसने इशिता और काव्या को बंधक बनाने की योजना बनाई। लेकिन रुद्र उसे यह मौका कैसे दे सकता था। उसके पैरों के नीचे एक चमकती रोशनी के साथ पलक झपकते ही वह इशिता और काव्या के सामने आ गया। इसके बाद उसने धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद की ओर एक मुक्का मारा जो सीधे उसकी छाती पर लगा। प्रबल शक्ति ने धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद को पीछे धकेल दिया। उसकी छाती से चटकने की आवाजें आ रही थीं और उसके आंतरिक अंग भी कुचलकर चूर चूर हो रहे थे। वह दर्द सचमुच हृदय विदारक और फेफड़ों को चीर देने वाला था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रुद्र अपनी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद के उतरने से पहले ही वह बिजली की गति से उसके पीछे फिर से झपटा। उसने उसका चोला पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया।
जमीन पर गिरने के बाद रुद्र ने सबसे पहले अपना बायां पैर आगे बढ़ाया और चटकने की आवाज़ के साथ उसकी बाईं टांग टूट गई। फिर अचानक उसका दाहिना पैर भी नीचे आ गिरा और उससे भी ज़्यादा चटकने की आवाज़ के साथ उसकी दाहिनी टांग भी टूट गई। उसके बाद रुद्र ने उसके जननांग को पकड़ लिया। उसने उस अश्लील वस्तु को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। रुद्र, तुम क्या करने वाले हो? ये कहते ही धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद घबरा गया। शरीर के अन्य अंगों की बात हो तो उन्हें ठीक किया जा सकता था, लेकिन अगर वह अंग नष्ट हो गया तो उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं था। जननांग जीवन का आधार थे, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। क्या करोगे? मेरी औरतों को छूने का यही नतीजा है। जीते जी तुम नपुंसक बनोगे और मरने के बाद भूत बनना तो और भी मुश्किल होगा। रुद्र ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ ये कहा और अचानक उसकी मुट्ठी कस गई। पू की आवाज़ के साथ उसके हाथ से बहुत सारा खून निकला। उसका हाथ खून से लथपथ हो गया था। कमर के नीचे हो रहे दर्द के कारण धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद लगातार चीखता और विलाप करता रहा, क्योंकि यह केवल शारीरिक दर्द नहीं था, यह उसकी आत्मा का दर्द भी था। वह जानता था कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है और यदि वह जीवित भी रह पाता तो भी उसका अपंग होना तय था। इसलिए उसने रुद्र पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, चाहे मैं भूत ही क्यों न बन जाऊं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चिंता मत करो, भले ही तुम गिड़गिड़ाओ मत, मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। रुद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ एक हाथ से मुट्ठी बनाई और उसे बूढ़े आदमी के सिर की ओर फेंक दिया। धमाके के साथ उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह फट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। ठीक उसी समय अचानक फटे हुए सिर से एक ऐसी रोशनी निकली जिसे देखना काफी मुश्किल था। रुद्र इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार था। उसने अपना हाथ उठाया, उसे पकड़ा और रोशनी उसके हाथ में समा गई। रुद्र को धिक्कार है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसी क्षण रुद्र की हथेली में धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद की आवाज़ फिर से गूंजी, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में मरने की इच्छा नहीं थी, बल्कि उसमें अतुलनीय भय समाहित था। मरने से पहले उसने अपनी चेतना को संघनित कर लिया था। जब तक वह चेतना मौजूद थी वह जीवित रह सकता था, लेकिन अगर वह चेतना नष्ट हो जाती तो उसकी निश्चित रूप से पूर्ण मृत्यु हो जाती। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम भूत भी नहीं बन पाओगे, रुद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और अचानक उसका हाथ कस गया। इस बार धूसर लबादा पहने विश्व आत्माविद ने अपनी आखिरी दयनीय चीख निकाली और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद को मारने के बाद रुद्र उन दो अन्य रक्षकों की ओर बढ़ा जो अभी भी कुछ सांसें लिए जीवित थे। वह उनके सामने पहुंचा और पूछा, इस समय चिराग कहाँ है? मुझे नहीं पता, काले बालों वाले रक्षक ने भयंकर दहाड़ लगाए और उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव स्पष्ट थे। पूछी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता रुद्र ने अपने पैर उठाए और उसका सिर पूरी तरह से कुचल दिया। आपका क्या हाल है? क्या आपको पता है कि चिराग इस समय कहाँ है? रुद्र ने सफ़ेद बालों वाले रक्षक की ओर देखा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। अब बोलो। चिराग ने स्वर्गलोक में प्रवेश किया और इससे तेजस राजकुमार के महल का स्वामी अत्यंत भयभीत हो गया। उसे डर था कि चिराग उसकी स्थिति के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने मेरे विद्यालय के प्रमुख यशवंत यादव के साथ मिलकर चिराग को बंदी बना लिया। फिर चिराग पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया गया। कुछ ही दिनों में उसे फांसी दे दी जाएगी। फिलहाल चिराग तेजस राजकुमार के महल में कैद है। पूछी, हालांकि रुद्र ने अचानक लात मारी और काले बालों वाले रक्षक की तरह उसकी भी उसी तरह मृत्यु हो गई। उन तीनों को मारने के बाद रुद्र ने उनकी कमर से उनके विश्व बैग निकाले, फिर उनकी मूल ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत किया। इसके बाद ही उसने महिका की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। इस समय महिका के दोनों पैर कांप रहे थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जो पहले से ही रुद्र से डरता था, उसने जब खुद अपनी आंखों से 3 सर्वथा कुशल विशेषज्ञों को निर्मम तरीके से मारते हुए देखा तो वह कल्पना कर सकता था कि उसकी मृत्यु कितनी दर्दनाक होगी। अचानक वर्मिलियन बद सिटी का नगर स्वामी जमीन पर घुटने टेककर रुद्र के सामने लगातार गिड़गिड़ाने लगा, रुद्र, कृपया मुझे बख्श दीजिए, कृपया मुझे बख्श दीजिए। मैं सचमुच विवश था और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। नन्ही इशिता और नन्ही काव्या की खातिर कृपया मेरी जान बख्श दें और मुझे बदलने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दें। तुम मेरे साथ जो भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रुद्र, लेकिन तुमने इस दुनिया में जीने के लिए अपनी बेटियों की खुशी को कई बार नज़रअंदाज किया है। तुम सचमुच पिता बनने के लायक नहीं हो। रुद्र दमनकारी और जानलेवा इरादे से धीरे धीरे आगे बढ़ा। नन्ही इशिता, नन्ही काव्या, जल्दी से मेरे लिए विनती करो। मुझे पता है मैंने गलती की है और मैं भविष्य में तुम दोनों को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा।
रुद्र से विनती करना व्यर्थ देखकर महिका इशिता और काव्या की ओर बढ़कर अपनी दोनों बेटियों के पैर पकड़कर रोने लगा। रुद्र, मेरे पिता को मत मारो। उन्होंने चाहे कितने ही हजारों या लाखों गुना गलतियां की हों, वे फिर भी हमारे पिता हैं। इस दुनिया में वे हमारे इकलौते करीबी रिश्तेदार हैं। काव्या सबसे पहले भावुक हो उठी और रोते हुए महिका के लिए विनती करने लगी। रुद्र, उसकी जान बख्श दो। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमारे पिता हैं। अगर वह न होते तो हम भी न होते। उन्होंने चाहे जो भी गलती की हो, हम उन्हें माफ करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इशिता ने भी कहा। उसी क्षण रुद्र ने अपने कदम रोक दिए। उसके बाद उसने अपनी दोनों बाहें खोली और एक प्रबल आकर्षण शक्ति की लहर निकली जिसने बहनों इशिता और काव्या को अपनी बाहों में खींच लिया, केवल महिका को वहीं छोड़ दिया। रुद्र, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पिता को मत मारो। रुद्र की बाहों में छिपी काव्या ने रुद्र को गले लगाया और अपने प्यारे से नन्हे चेहरे को ऊपर उठाकर आंसुओं से भरी आंखों से रुद्र की ओर देखा। उसकी कोमलता और नरमी इस समय चरम सीमा पर थी। रुद्र, उसे छोड़ दो। उसके बाद तो हमारे पिता की बारी है, इशिता ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा। आमतौर पर मजबूत दिखने वाली उसकी आंखें भी लाल होने लगीं। ये साफ था कि उसके दिल में भी महिका के लिए गहरी भावनाएं थीं। कहावत है ना, खून पानी से गाढ़ा होता है, और सच में ऐसा ही था। अपने प्रिय दो लोगों की विनती सुनकर रुद्र के हृदय का क्रोध भी धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके भीतर से निकल रही हत्या की भावना भी धीरे धीरे कम होने लगी। उसने इशिता और काव्या से कहा, अगर मैं उसे जाने भी दूं तो भी तेजस राजकुमार के महल और लियांग विद्यालय के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। रुद्र, तुम्हारे पास कोई न कोई उपाय तो होगा ही, है ना? मेरे पिता को भी साथ ले आओ। मुझे विश्वास है कि वे बदल जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे, काव्या ने विनती करते हुए कहा। रुद्र, मेरे पिता को हमारे साथ ले आओ और हम साथ साथ चलते हैं। हम मिलकर उन्हें एक मौका देंगे। इशिता भी गिड़गिड़ा रही थी। उस समय रुद्र थोड़ी दुविधा में था क्योंकि वह सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति को वहां नहीं लाना चाहता था जिस पर उसे भरोसा न हो। लेकिन अपने सामने खड़ी दोनों सुंदरियों को देखकर उसने हिम्मत जुटाई और महिका से कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दो अच्छी बेटियां हैं। अंततः रुद्र ने महिका को जाने दिया। उसने महिका को मारा नहीं, बल्कि महिका और उसकी बहनों इशिता और काव्या को वापस एजियो ड्रैगन ले जाने की तैयारी की और उन सभी को एजियो ड्रैगन में व्यवस्थित करने की योजना बनाई। जाने से पहले रुद्र ने महिका को अपने परिवार को अलग अलग करने के लिए कुछ समय दिया। हालांकि ऐसा करने से सुंदरवंश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और परिवार के सदस्य बेघर हो जाएंगे, लेकिन उनकी जान बच जाएगी। कई वर्षों तक वर्मिलियन बर्ड सिटी पर राज करने वाले अपने सुंदरवंश को इस तरह बिखरते देख महिका का चेहरा भाव विभोर हो गया। जो लगभग मरते मरते बचा था, अब पहले की तरह लालची नहीं रहा और मानो उसे किसी बात का एहसास हो गया हो। उसके बाद इशिता और काव्या के अनुरोध पर उसने उनके बड़े भाई इंद्र को भी उनके घर से ले लिया और अपने चारों सदस्यों के साथ वे एजियो ड्रैगन की ओर तेजी से चल पड़े। रुद्र, मुझे जान से न मारने के लिए धन्यवाद। मैं सफ़ेद सिर वाले ईगल के ऊपर महिका रुद्र के बगल में बैठा था और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन अंत में वह कह नहीं सका। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारी दो बेटियों की वजह से ही जिंदा छोड़ा था। मैं, रुद्र, जानता हूं कि पिता के बिना रहना कैसा लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी उस दर्द का सामना करना पड़े। मैं जानता हूं कि अब तक भी आप सुंदरवंश को जाने नहीं दे सकते, आप सुंदरवंश के इतने सारे सदस्यों को जाने नहीं दे सकते, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग आपकी दोनों बेटियां और आपका बेटा हैं, क्योंकि जब आप मृत्यु के करीब होंगे तो वे ही एकमात्र ऐसे लोग होंगे जो आपकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। रुद्र ने गंभीरता से याद दिलाया। आप सही कह रहे हैं। मैं पहले बहुत उलझन में था। भविष्य में मैं उनकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। महिका के चेहरे पर खेद के भाव थे। और हाँ, मुझे आपको ये याद दिलाना है, लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गरिमा है। अगर आप बिना गरिमा के जीवन जीते हैं जैसा आपने अभी जिया, तो कोई भी आपको कभी भी अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा और न ही आपके बारे में अच्छी राय रखेगा। हमेशा के लिए लोग आपको इधर उधर कुत्ते की तरह पुकारेंगे। ज़रूरत पड़ने पर वे आपका इस्तेमाल करेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी तो वे आपको कभी भी मार डालेंगे। रुद्र ने आगे कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त शक्ति न हो और उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करनी हो तो वह सचमुच बेबस हो जाता है। महिका ने बड़ी बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। महिका को उस हालत में देखकर रुद्र का दिल अचानक कांप उठा। हालांकि वह जीवन के प्रति लालची और मृत्यु से भयभीत था, लेकिन असल में वह उतना भयानक नहीं था जितना समझा जाता था। वह केवल अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए अपने ही तरीके अपना रहा था। हालांकि उसका तरीका बहुत कमज़ोर था और रुद्र उसे स्वीकार नहीं करता था। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त शक्ति और मजबूत पृष्ठभूमि न हो तो वह अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या कर सकता है? शायद अधिकांश लोग महिका की तरह ही होंगे।
सुरक्षा बनाए रखने के लिए मजबूर होकर झुकना और अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नुकसानों की अनदेखी करना। क्योंकि अगर उन्हें जीना है तो उनके पास सचमुच कोई विकल्प नहीं है। कुछ सोच विचार करने के बाद रुद्र को लगा कि वह महिका को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जीने के लिए अपने बेटे बेटियों को बेच देते हैं। हालांकि पर्याप्त शक्ति न होना भी एक कारण था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये दुनिया बहुत ही वास्तविक थी और वास्तविकता बहुत ही क्रूर थी। कुछ देर की भागदौड़ के बाद रुद्र ने इशिता, काव्या, इंद्र और महिका को सफलतापूर्वक थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में पहुंचा दिया। उसी क्षण रुद्र का तनावग्रस्त हृदय आखिरकार शांत हो गया। चाहे यात्रा के बाद वह जीवित रहे या मर जाए, कम से कम अभी के लिए उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित थी। उन्हें अच्छे से ठहराने के बाद रुद्र जाने वाला था, लेकिन इशिता हर हाल में रुद्र को विदा करने के लिए बाहर जाना चाहती थी। रुद्र, क्या तुम्हें सच में जाना ही है? मुझे पता है कि वरिष्ठ चिराग ने तुम पर पहाड़ के समान दया दिखाई है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस यात्रा में तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देगा। फिर भी तुम जाना चाहते हो। ये समझदारी भरा कदम नहीं है, और मुझे विश्वास है कि अगर वरिष्ठ चिराग को पता होता तो वे भी तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड के ऊपर पहाड़ी जंगल में इशिता ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी दोनों आंखें लाल हो गई थीं और उसके सुंदर चेहरे पर आंसुओं की दो धाराएं बह रही थीं। वह जानती थी कि रुद्र क्या करने वाला है, और वह सचमुच नहीं चाहती थी कि रुद्र खुद को मौत के मुंह में धकेल दे। बस यहीं रहो, पहरा दो और छोटी काव्या और मेरे परिवार का ख्याल रखो। इस जगह पर तुम और भी अधिक शक्ति प्राप्त कर सकती हो, और मैं इन सब की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। रुद्र ने इशिता का हाथ छुड़ा लिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा करना ही है? हालांकि इशिता ने रुद्र का हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे और भी कसकर थाम लिया। उस समय रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं रुद्र नहीं रहूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? रुद्र की बातें सुनकर इशिता थोड़ी भावुक हो गई। वह रुद्र को समझ गई थी। ऐसा नहीं था कि वह तर्कहीन था, बल्कि वह अक्सर अपनी तर्कशक्ति को दरकिनार कर हर बात को नज़रअंदाज कर देता था, परिणामों की परवाह किए बिना, ताकि वह वही करे जो उसे सही लगता था। यही उसका तरीका था, यही रुद्र था। हम यहीं रहेंगे और आपके लौटने का इंतजार करेंगे। इशिता ने आखिरकार उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी मासूमियत देखकर दिल पिघल गया। अच्छा, मैं जल्दी लौट आता हूँ। रुद्र ने धीरे से इशिता के चेहरे से आंसू पोंछे और फिर हल्के से उसके माथे पर चुंबन किया। इशिता ने भी अब उसे परेशान करना बंद कर दिया और मुड़कर थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड के आत्मिक संरचना प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गई। रुद्र के थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड से बाहर निकलने के बाद वह हवा में ऊपर उठ गया। वह आकाश में पहुंचा और क्षितिज पर खड़ा हो गया। पुरानी यादों में खोकर उसने भव्य एजियोर ड्रैगन को देखा, वह स्थान जहां उसने मार्शल कला का प्रशिक्षण लिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगली बार जब वह यहां लौटेगा तो एजियोर ड्रैगन अभी भी मौजूद होगा या नहीं। वूश! अचानक रुद्र ने छलांग लगाई और प्रकाश की एक लकीर बनकर दूर क्षितिज की ओर उड़ गया। उसने श्वेत सिर वाले ईगल पर सवार नहीं हुआ क्योंकि इस समय उसके पास समय बहुत कम था। ऐसी स्थिति में जाहिर है उसकी शाही आकाश तकनीक श्वेत सिर वाले ईगल से कहीं अधिक तेज होती। जिस समय रुद्र ने एजियोर ड्रैगन छोड़ा, उसी समय इशिता थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड लौट आए। जब वह थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में दाखिल हुई और उसकी दृष्टि सामान्य हुई, तो उसने देखा कि थाउजेंड बोन ग्रेवयार्ड में सभी लोग एक कतार में खड़े होकर उसे भावभंगिमाओं से देख रहे थे। कुछ कम उम्र के लोग अपने दिल में बसे दुख को रोक नहीं पाए और चुपचाप रोने लगे। बहन! अचानक काव्या इशिता के आलिंगन में कूद पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना असामान्य रूप से दुख भरा था और उसे देखकर वहां मौजूद लगभग सभी लोगों की आंखें लाल हो गईं। उसी क्षण इशिता की आंखें भी लाल हो गईं, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और रोई नहीं। उसने काव्या के काले और चमकदार बालों को सहलाते हुए कहा, हमें उस पर भरोसा रखना होगा। दरअसल कुछ गिनती के बाद तेजस राजकुमार के महल में चिराग को फांसी दिए जाने का दिन अभी तक नहीं आया था, इसलिए अगर रुद्र छोटे सफ़ेद पर सवार होकर तेजस राजकुमार के महल तक जाता भी तो भी वह समय पर पहुंच जाता। रुद्र की इतनी जल्दबाजी का कारण यह था कि उसका वर्तमान लक्ष्य तेजस राजकुमार के महल नहीं बल्कि 100 मोड़ों की घाटी थी। रुद्र को चिराग को बचाना था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अंधाधुंध मौत के मुंह में नहीं जाने वाला था। ऐसी स्थिति में रुद्र के मन में सबसे पहले यही विचार आया कि वह केवल एक भले और घोड़े के साथ अजगर के तालाब और बाघ की गुफा में न घुस जाए। उसने सबसे पहले चिराग के पुराने मित्र 100 मोड़ों की घाटी में गुप्त रूप से रहने वाले रहस्यमय विशेषज्ञ से मदद मांगी। मैं रुद्र हूँ वरिष्ठ, कुछ बात हुई है और मैं आपसे मिलने आया हूँ। वरिष्ठ, आशा है कि आप मुझसे एक बार मिल सकेंगे। वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ, क्या आप यहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्र पर्वत की चोटी पर पहुंच गया, लेकिन उसने सीधे आत्मिक संरचना को तोड़कर अंदर प्रवेश नहीं किया। वह विशाल सफ़ेद बादलों के ऊपर खड़ा हो गया और अत्यंत विनम्रता से हॉल को प्रणाम किया।
पिछली बार की घटनाओं और चिराग से मिली जानकारी के बाद रुद्र को स्थिति थोड़ी बेहतर समझ में आ गई थी। उसे लगा कि एकांत में छिपकर रह रहा वह रहस्यमय विशेषज्ञ शायद कोई अजीब व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का सामना करते समय उसे शिष्टाचार का पालन करना ही होगा। जरा सी भी लापरवाही से वह व्यक्ति क्रोधित हो सकता है। हालांकि काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई नतीजा न निकलने पर रुद्र के पास जबरदस्ती हस्तक्षेप करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने पहले झुककर प्रणाम किया और फिर कहा, वरिष्ठ, मेरी आपसे एक निवेदन है। मेरी इस असभ्यता के लिए क्षमा करें। जैसे ही रुद्र ने बोलना शुरू किया, वह आत्मिक संरचना को तोड़कर बादलों के बीच हॉल के बाहर पहुंच गया। पहले तो रुद्र ने थोड़ा और जोर से चिल्लाया, लेकिन फिर भी कोई परिणाम न मिलने पर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैला दिया। हालांकि उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि महल की सतह पर एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक संरचना मौजूद थी। वह आत्मिक संरचना इतनी शक्तिशाली थी कि उसे भेदना न केवल कठिन था, बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति को भी काट सकती थी। वरिष्ठ महोदय, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ हैं या नहीं, लेकिन इस समय वरिष्ठ चिराग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। 2 दिन बाद उन्हें तेजस राजकुमार के महल में फांसी दी जाएगी। मुझे आशा है कि आप दोनों के बीच के रिश्ते की खातिर आप उनकी जान बचा लेंगे। चूंकि रुद्र के पास हॉल में जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल जोर से चिल्ला सकता था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। रुद्र, बस इसे छोड़ दो, उससे और विनती मत करो। क्या चिराग ने ऐसा नहीं कहा था? ये व्यक्ति एजोर प्रांत की बातों को किसी और से बेहतर समझता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे बताए बिना भी उसे चिराग के साथ जो हुआ था उसके बारे में पता चल गया होगा। लेकिन चाहे वो अभी यहाँ हो या ना हो, उसे चिराग के मामले के बारे में ज़रूर पता होगा। उसने चुप रहना चुना, इसका मतलब है कि वो रिश्तों की परवाह नहीं करता और चिराग की जान बचाने के लिए भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा। एग्नी ने दबी हुई नाराज़गी के साथ सलाह दी। उस क्षण रुद्र एक बेहद मुश्किल स्थिति में था। ऐसा नहीं था कि वह उस कारण को नहीं समझता था, लेकिन फिर भी वह उसके लिए लड़ना चाहता था, क्योंकि इस समय वह रहस्यमय विशेषज्ञ ही चिराग को बचाने की उसकी एकमात्र उम्मीद था। हालांकि समय की कमी के चलते रुद्र को वह स्थान छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। जाने से पहले हार स्वीकार न करने वाले रुद्र ने प्रवेश द्वार पर एक पत्र छोड़ा। उसमें उन्होंने विशेषज्ञ से चिराग की जान बचाने के लिए आगे आने की विनती की थी। अंत में रुद्र को कोई परिणाम नहीं मिला और उसकी यात्रा व्यर्थ हो गई। उस निराशा और लाचारी को अपने साथ लिए रुद्र दृढ़ निश्चय के साथ तेजस राजकुमार के महल की ओर बढ़ा। उसने अपने शपथ ग्रहण भाई चिराग को बचाने की कसम खाई। समय बीतता गया और पलक झपकते ही चिराग की फांसी का दिन आ गया। उस दिन तेजस राजकुमार के महल के बाहर स्थित सुनवाई स्थल पर विभिन्न शहरों, शक्तियों और संस्थानों के बड़े बड़े व्यक्तित्व एकत्रित हुए। एजोर प्रांत में लगभग हर समझदार व्यक्ति जिसके पास पद और प्रतिष्ठा थी वहां आया। वे एजोर प्रांत के इतने बड़े और चौंकाने वाले चरित्र चिराग के फांसी के इस पल को देखने से चूकना नहीं चाहते थे। विशाल न्याय क्षेत्र के बाहर लोगों की भीड़ पहाड़ों और महासागरों की तरह फैली हुई थी। चिराग के पूरे शरीर को विशेष जंजीरों से बांधा गया था और उसका मुंह भी कसकर बंद था। उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं, उसकी शक्ति अत्यंत क्षीण थी और वह 14 मीटर ऊंचे न्याय मंच पर लेटा हुआ था। उसके शरीर के ऊपर एक बड़ा और नुकीला गिलोटिन था। चिराग को गिलोटिन द्वारा 2 टुकड़ों में काटा जाने वाला था। आह, इतने अच्छे किरदार की इस तरह मौत होना वाकई दुखद है। हाँ, एक और स्वर्गलोक विशेषज्ञ ने मेरे एजोर प्रांत में मुसीबत खड़ी कर दी, लेकिन अब वह सचमुच इसी तरह मरेगा। यहाँ दया के लायक कुछ भी नहीं है। वह अपने किए अपराधों से बच नहीं सकता। अगर वह महल के स्वामी को मार भी डाले तो क्या ये और भी बड़ी दया की बात नहीं होगी? चाहे चिराग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह महल के स्वामी से तो शक्तिशाली नहीं होगा, है ना? उस क्षण कुछ लोगों को चिराग पर दया आई, लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगा कि चिराग इसके लायक ही था। लेकिन जैसे ही सभी लोग सजा सुनाने के लिए मंच की ओर बढ़ रहे थे, रुद्र चुपके से तेजस राजकुमार के महल के भीतरी हिस्सों में घुस गया। तेजस राजकुमार के महल का स्वामी लीन वंश का सदस्य था। उसे ललित राव कहा जाता था और संभवतः इसी विशेष कारण से वह चिराग के स्वर्गलोक में प्रवेश को बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि इसे वास्तव में महल के स्वामी के रूप में उसकी स्थिति खतरे में पड़ गई थी। लेकिन रुद्र के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि ललित राव का एक बेटा था। वह उसका इकलौता बेटा था और ललित राव उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अफसोस की बात है कि उसका बेटा निकम्मा था। मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा तो बेहद खराब थी ही, साथ ही वह स्त्रियों का भी आदी था। वह तेजस राजकुमार के महल की युवा पीढ़ी का सबसे निकम्मा व्यक्ति था। हे मेरी प्यारी, तुम बेहद खूबसूरत हो। मैंने आज तक जितनी भी स्त्रियां देखी हैं उनमें तुम सबसे सुंदर हो। मेरी बात मानो और बेकाबू मत हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम्हें धन दौलत दूंगा। मैं तुम्हें असीमित संसाधन दूंगा और तुम्हें मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ बनाऊंगा। नहीं महाराज, कृपया मुझे जाने दीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए।
मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे असीमित संसाधन नहीं चाहिए, और मैं मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ भी नहीं बनना चाहती। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। एक आलीशान महल में एक बड़े पलंग पर एक युवा और सुंदर स्त्री लेटी हुई थी। वह कोने में दुबकी हुई कांप रही थी और सिसक रही थी। बिस्तर के दूसरी ओर एक मोटा ताज़ा आदमी था जिसने पूरे कपड़े नहीं पहने थे और वह उस औरत को बाघ जैसी निगाहों से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया भेड़ को घूर रहा हो, मानो वह अपने शिकार को देख रहा हो। उसकी कामुकता से लार टपक रही थी। वह ललित राव का बेटा लखन था। धिक्कार है इस स्त्री पर। न तो तुम इज्जत देती हो और न ही तुम्हें इज्जत चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, फिर तुम्हें सेना के शिविर में फेंक दूंगा और तेजस राजकुमार के महल के मेरे पहरेदार बारी बारी से तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। जब लखन ने देखा कि नरमी काम नहीं आई तो उसका चेहरा बदल गया और उसने कठोर रास्ता अपनाया। नहीं, मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ। सचमुच। लखन को इस तरह बोलते हुए सुनकर वह महिला डर के मारे जमीन पर घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगी। हम तो आज्ञाकारी बनो और हिलना मत। तुम्हें सहयोग करना ही होगा। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद वो औरतें हैं जो सहयोग नहीं करती। जो औरतें मेरी बात नहीं मानती थीं, उन सबको मैंने अपने पालतू जानवर को खिला दिया। बोलते हुए लखन ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक भयानक रूप और खून जैसी लाल आंखों वाला एक भयंकर जानवर था। वह जानवर इस समय कुछ खा रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक इंसान था। लखन ने सच ही कहा था। जिन महिलाओं ने उसका साथ नहीं दिया उन सभी को उस खूंखार जानवर को खिला दिया गया था। हालांकि उसने उस युवती को यह नहीं बताया कि जिन महिलाओं ने उसका साथ दिया था उन्हें भी उस खूंखार जानवर को खिला दिया गया था। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मैं सब कुछ सुनूंगी। युवती भयभीत थी। सिसकते हुए उसने सिर हिलाया और अपने कपड़े उतारने लगी तथा लखन के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो गई। वाह! लेकिन जैसे ही लखन अपनी आंखों के सामने की सुंदरता का आनंद लेने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके प्रिय खूंखार जानवर ने दर्द भरी चीख मारी। पीछे मुड़कर देखते ही लखन का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि उसका प्यारा पालतू जानवर अब तक मांस के ढेर में तब्दील हो चुका था। उस ढेर के पास एक युवक शैतानी मुस्कान लिए खड़ा था। बेशर्म, तुम कौन हो? मेरे पालतू जानवर को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी क्षण लखन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह खड़ा हो गया और किसी को पुकारने के लिए चिल्लाने को तैयार हो गया। फुफकार! लेकिन ठीक उसी समय एक भूत की तरह रुद्र लखन के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ से लखन का मुंह ढक लिया और उसे बिस्तर पर जोर से दबाते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, चुप रहो, मैं तुम्हें कुछ और मजेदार खेल खेलने ले चलता हूँ।